नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, क्योंकि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएगा, तब समझ में आएगा कि भाई पंचवर्षीय योजना हमें करनी ही करनी है। तो चलिए 5 ईयर प्लान का हम लोग स्टार्टिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं और बैकग्राउंड समझते हुए फिर हम लोग आज आगे की जो पंचवर्षीय योजना है वो कंप्लीट करेंगे। तो बैकग्राउंड कहाँ से समझेंगे, 1947 से। देखिए, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उस समय देश की स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी नाजुक? क्योंकि भैया अंग्रेज जहां से भी जाते हैं अपने उपनिवेश को छोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करके जाते हैं और सांप्रदायिक दंगे जैसे चीजों से उस समय देश हमारा घिरा हुआ था। तो आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान जो सामने आया वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा आर्थिक स्थिति का इतिहास ही दिखाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। चलिए, तो 1947 के बाद से क्या हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजनाओं के बारे में सोचा और एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है क्या, योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग का ध्यान रखना। योजना आयोग की शुरुआत कब हुई, तो 15 मार्च 1950 में हुई थी। ये डेट भी आप लोग याद रख लेना, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ लेता है, 15 मार्च 1950 में। अब बात करते हैं कि भैया इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो उस समय पे कौन थे प्रधानमंत्री, तो पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय पे जवाहरलाल नेहरू ही थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इतनी चीजें आपको योजना आयोग के बारे में बस बात करनी है। और जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी है तो 1951 से स्टार्ट हुई और 2017 में ये समाप्त कर दी गई। 12 पंचवर्षीय योजनाएं टोटल आई हैं और उसके बाद फिर नीति आयोग आ गया तो योजना आयोग जो है समाप्त कर दिया गया। चलिए, तो देखते हैं फिर पंचवर्षीय योजनाओं को। भैया देखिए, इसको बहुत ज्यादा तनाव में आप लोगों को नहीं समझना है, बहुत ही आराम से समझना है। आपको सब कुछ याद हो जाएगा तरीके से। ठीक है, याद कैसे होगा, अभी हम लोग 1 बाय 1 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ते जाएंगे और उनकी जो भी छोटी छोटी कहानियां हैं उनसे रिलेट करते हुए उनको देखते जाएंगे, तो उससे हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, योजना क्या होती है? योजना तो वही होती है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने भी इस क्षेत्र में पढ़ाई की शुरुआत की होगी तो शुरू में हम लोग एकदम निल थे। ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग की होगी तो कोई ना कोई योजना तो बनाई होगी ना, कि भाई कैसे पढ़ेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे कौन सा टॉपिक ज्यादा देखेंगे। तो सेम उसी तरीके से योजना बनती है हर कार्यक्रम की। तो ये 5 ईयर प्लान को आप लोग 5 ईयर प्लान के नाम से ना लें, अपनी योजनाओं के हिसाब से देखें। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे तो हमें चीजें याद होती चली जाएंगी। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये किससे प्रभावित था। देखिए, उस समय जब देश आजाद हुआ तो हमारा जो साथ दे रहा था, तो सबसे अच्छा देश उस समय कौन उभर के सामने आया था, वो आया था रूस। ठीक है, तो रूस उस समय साथ दे रहा था और जो नेहरू जी थे वो भी देखा जाए तो एक ग्लोबल इंसान थे, है ना। वो ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझते थे, तो उन्होंने भी अमेरिका से ना लेकर यूएसएसआर से साथ लिया था। तो यूएसएसआर से प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान नेहरू जी के दिमाग में आया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 5 ईयर प्लान जो है वो कहां से प्रभावित था, तो वो था यूएसएसआर से प्रभावित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या फैक्ट हमें देखने हैं। तो सबसे पहले तो भैया ध्यान रखना है हमको एक चीज, चाहे वो टफ पड़े चाहे सरल पड़े, लेकिन हमें इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है हमारा 1 अप्रैल 1951 से और 1956 तक रहा है। मतलब डेट याद रहे ना रहे, लेकिन सन याद रहना चाहिए। तो मोटा मोटा क्या रहा है, पहला 1951 से और 1956 तक। ठीक है, ये तो पूछ लिया जाएगा। फिर 4 चीजें हम लोगों को और याद रखनी है। सबसे पहले लक्ष्य हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, और फिर मॉडल पूछा जाता है तो मॉडल भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में मॉडल पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। और फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है वो हम लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में ही पूछा जाता है एक तो टारगेट, मतलब आपका लक्ष्य क्या है और आपने प्राप्ति क्या क्या की है, कितने परसेंट लक्ष्य रखा था और कितने परसेंट आपको प्राप्त किया है आपने उस लक्ष्य को। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होते हैं वो हम लोगों को देखने पड़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हम लोग देखते हैं टारगेट क्या था। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे पास कुछ था नहीं करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या मतलब क्या बचा था हमारे पास, जमीन तो बची थी ना, जमीन तो अंग्रेज साथ लेकर चले नहीं गए थे। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज पर ध्यान देंगे, भाई कृषि पर ध्यान देंगे, क्योंकि जमीन पर जो है हम लोग कृषि आराम से की जा सकते हैं, है ना। कृषि की जा सकती है और सिंचाई के साधन पर भी ध्यान देंगे कि भाई पानी तो ले नहीं गए थे अंग्रेज, तो संसाधन तो जो थे, जो मतलब देखा जाए तो वो लोग तो यहाँ से चले गए थे, संसाधन तो हमारे पास रह गए थे। तो संसाधनों को व्यवस्थित तो हम अपने तरीके से करेंगे ना। तो उस समय देखा हमने कि भैया कृषि बची है हमारे पास और सिंचाई बची है। तो सबसे पहला लक्ष्य यदि पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का लक्ष्य क्या था, तो वो था कृषि और सिंचाई। ठीक है, अब ये याद रहेगा आपको। अब फिर पूछा जाएगा आपसे कि मॉडल, भाई मॉडल कौन था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो ये था
हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये था। तो आप लोग याद कैसे करोगे हेराल्ड डोमर मॉडल को? तो एचडी से याद कर लीजिए। देखिए कोई भी चीज आज के टाइम पे आप सबसे पहले देखना चाहोगे तो पहली 5 ईयर प्लान सबसे पहले आप लोग क्या देखना चाहोगे कि भाई हमें जो भी देखे एचडी में देखे, है ना, चाहे कोई वो मूवी हो चाहे फिर वो कोई वेब सीरीज हो, तो हम देखेंगे उसको एचडी में। तो हेराल्ड डोमर याद रखना है, हेराल्ड डोमर मॉडल फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये हो गया। अब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो पूछी जाती है आपसे, तो टारगेट कितना रखा गया था भाई? शुरुआत में ऐसा तो है नहीं कि शुरू में आते ही आप बहुत बड़ा टारगेट रख दो, आप शुरू में आओगे तो बहुत छोटा सा टारगेट लेते हो ना। तो इन्होंने रखा है पहली पंचवर्षीय योजनाओं में 2.1% का टारगेट रखा है, और अचीव कितना कर लिया, मतलब जो प्राप्ति की एक्चुअल प्राप्ति कितनी रही, तो वो कर ली है 3.7%। तो ये सफल मानी जाएगी, है ना भाई। लक्ष्य आपका रहा हो, मान लीजिए आपका लक्ष्य दिन में सुबह सुबह लक्ष्य बनता होगा आपका, है ना, कि आज दिन में कितनी पढ़ाई करनी है, तो आप रखते होगे 10 पेज या 20 पेज। अगर आपने मान लीजिए 10 पेज या 20 पेज आपने मान लीजिए टारगेट रखा है और आपने पढ़ लिए 30 पेज, तो आपका टारगेट जो है सफल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वो बात एक अलग है कि भाई टारगेट आजकल जो बनते हैं वो अचीव नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो सक्सेस रहा था कि नहीं रहा था, तो आप लोग इसको देख के खुद ही समझ जाओगे भाई ये पूरा फुल सक्सेस रहा है, टारगेट जिस हिसाब से रखा गया वो सक्सेस रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि कार्यक्रम कौन कौन से पूछे जाते हैं 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे पहले जो बहुउद्देशीय योजनाएं थी, नदी घाटी परियोजनाएं, वो कौन कौन सी आई? तो हीराकुंड आई है, दामोदर घाटी आई है, और भाखला जो है, नागल बांध जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को नेहरू जी ने क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े डैम बनाए जाएंगे तो इससे क्या होगा, जल को जो है रोका जाएगा और जल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उससे क्या होगा, कृषि के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी और कृषि में उपज बढ़ेगी यहाँ पे। तो इसी दौर पर क्या कहा था, इसको अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इन 3 बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को नेहरू जी ने क्या कहा था, या मान लीजिए ये पूछ लेगा कि किसने कहा था, तो आधुनिक भारत का मंदिर, क्या आधुनिक भारत का मंदिर इनको कहा गया था। किसने कहा था? नेहरू जी ने। ठीक है, तो JL नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना। अब बात आती है कि जो दामोदर घाटी है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किससे संबंधित था। तो अमेरिका में से एक नदी थी ना, अमेरिका में कौन सी नदी? टेलिन नदी से ये संबंधित था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और IIT खड़गपुर से भी संबंधित एक पॉइंट पूछा गया है, तो IIT खड़गपुर भी इसी कार्यक्रम के तहत था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत। अब देखिए गांधी जी और नेहरू जी ने बहुत लंबे समय तक टाइम पीरियड में अपना काम किया है। कैसे? क्योंकि गांधी जी और नेहरू, देखिए आप लोगों ने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो कितने लंबे समय तक काम किया है साथ में। तो गांधी जी को नेहरू जी बहुत मानते थे, और 2 अक्टूबर उनकी जो है तिथि है ना, तो 2 अक्टूबर को कुछ ना कुछ नेहरू जी ने, जब तक वो रहे हैं, हम लोग आगे देखेंगे, तो कुछ ना कुछ वो जरूर करते रहे 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर 1952 को क्या आया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, और फिर इसके बाद 1953 में क्या आया, तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। देखिए उस समय पे, अब हम लोगों को भाई देश की शुरुआत हो रही है, तो किसी चीज का जो प्रसार है वो तो चलाना पड़ेगा ना, प्रसार सेवा कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम यदि आपसे पूछा जाएगा तो 1953 में, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत। ठीक है, अब आया था उसी समय 53 में ही आ गया था क्या, UGC, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, वो भी उसी समय पर आ गया होगा। आप लोगों में से बहुत से लोग UGC का एग्जाम भी देते होंगे, वो चीज भी आ गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ठीक है, उसके बाद फिर आया था 55 में क्या, इंद्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में खोली गई थी, जो तमिलनाडु में है, इंद्रीगल कोच फैक्ट्री। आज आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि वंदे भारत जो है ना, वंदे भारत इसी कोच फैक्ट्री में इसके जो है डिब्बे बनाए जाते हैं, इंद्रीगल कोच फैक्ट्री में। अब जब इंद्रीगल कोच फैक्ट्री आई फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत, तो भाई फिर समझ में आया कि हम लोगों के पास बहुत ही संसाधनों की अभी कमी है। भाई कृषि तो हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, मान लीजिए गेहूं लिया बो दिया, या चावल लिए बो दिए और काट लिए। उस समय बहुत ज्यादा हाइब्रिड चीजें तो होती नहीं थी। ठीक है, तो इंद्रीगल कोच फैक्ट्री जब आई तब समझ में आया कि अभी हम लोगों को उद्योग पर काम करना पड़ेगा। तो जब सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया 1956 से 61 तक, तो उसका लक्ष्य क्या रखा गया, उद्योग ही रखा गया। तो यहीं से रिलेट कर लीजिए, जो 1955 में आई थी इंद्रीगल कोच फैक्ट्री, तो इस समय समझ में आया कि भाई हमारे पास उद्योगों की बहुत ज्यादा कमी है, तो फिर सेकंड 5 ईयर प्लान में लक्ष्य बनाया गया उद्योगों को। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, पहले तो सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 56 से 61, ठीक है, और फिर पूछा जाएगा आपसे कि इसका लक्ष्य क्या रहा है, तो उद्योग और विकास का तीव्र औद्योगिकरण करना है यहाँ पर। ठीक है, तो उद्योग याद रखना, फिर आपको सब कुछ याद आ जाएगा। फिर भैया बात करते हैं कि मॉडल,
तो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो किसके नाम पर था, तो वो था पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में भी दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगी, वहां से पूछा ही जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में टारगेट कितना रखा गया था भाई, पहली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हमारा फुली सक्सेस गया था। ठीक है, तो अब टारगेट थोड़ा बढ़ाएंगे, उतना तो रखेंगे नहीं। अगर आज आप लोगों ने 20 पेज पढ़ लिए, 20 का टारगेट रखा था, 30 पेज पढ़ लिए, तो कल तो हम लोग 30 पेज का टारगेट तो रख ही सकते हैं, या 30 प्लस का तो कर ही सकते हैं, क्योंकि एग्जाम समय पे है। तो टारगेट फिर रखा गया इस समय पे 4.5%। ठीक है, और जो प्राप्ति हुई, एक्चुअल जो हुआ वो आया हमारा निकल के 4.2%। तो इसको भी हम लोग फेल नहीं मान सकते हैं, मतलब टारगेट के आसपास रहे तो इसको भी सक्सेस ही माना गया। तो सेकंड 5 ईयर प्लान भी हमारा सक्सेस रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया इस समय पे फिर कार्यक्रम कौन कौन से पूछे जाते हैं। अभी तो देखिए क्या है कि 56 से 61 वाला चल रहा है ना, तो अभी कौन है, जवाहरलाल नेहरू ही पीएम है हमारे देश के, 2 बार लगातार बने थे ना वो तो पीएम। तो अब बात करते हैं कार्यक्रम, तो कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए, ये देखिए क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इस समय पे बनाए गए 3 इस्पात संयंत्र। ठीक है, कौन कौन से 3, कौन कौन से बनाए गए, एक तो बनाया गया राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, पहले तो आपको पता होगा, ये तो आपने मैपिंग कर ली होगी तो ये तो पता ही होगा, राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में, भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं कि सहयोगी देश भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो ये पूछता तो वैसे खनिज वाले पार्ट में है, लेकिन अब जब यहाँ पे चर्चा हुई है तो यहीं पर याद कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए राउरकेला है, तो आप जब केला लेने जाओगे शॉप पर तो आपको मनी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है ना, तो यहां से याद कर लीजिए राउरकेला जर्मनी। ठीक है, फिर आता है आपका भिलाई, भिलाई कहाँ पे है, रूस में। तो देखिए आप लोग भील जनजाति को जानते होंगे, है ना, भील जनजाति जो है राजस्थान की, वो बार बार रूठ जाती है अगर आप लोग उससे छिड़खानी करोगे थोड़ी सी भी, है ना, तो वो रूठ जाती है। तो रूस इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। फिर बात करते हैं भैया दुर्गा की, तो दुर्गा का रूप कैसा होता है, विराट होता है, तो ब्रिट मतलब ब्रिटेन। ठीक है, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा। राउरकेला कहाँ पर, जर्मनी में, भिलाई रूस में, और दुर्गापुर ब्रिटेन में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात आती है 2 अक्टूबर की। देखिए अभी तो नेहरू जी हैं, तो 2 अक्टूबर फिर से आ गया। तो 2 अक्टूबर 1959 को आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि राजस्थान का जो नागौर जिला है, यहाँ पर पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन के आ गया सामने, और ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1958 में इसी समय पे खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना भी की गई थी, तो ये हमें याद रखना है। सेकंड उसमें क्या, 3 तो इस्पात केंद्र हम लोगों को संयंत्र याद रखने हैं, और क्या रखना है कि उसी समय पे खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई और पंचायती राज की शुरुआत की गई राजस्थान के नागौर से। ठीक है, ये हो गई सेकंड 5 ईयर प्लान। अब देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। तो अभी भी यहाँ पर कौन है, थर्ड 5 ईयर प्लान में भी नेहरू जी ही है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्यों याद रखना है, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री हम लोग याद रखेंगे ना, तो उससे हम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि प्रधानमंत्री बदलने पर कौन सी चीजें कहां पर चेंजिंग आ रही है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लक्ष्य रखा गया। अब देखिए हम लोगों ने कृषि को बेहतर कर लिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सेकंड में हम लोगों ने उद्योग पे काफी हद तक काम किया। अब थर्ड में भाई उद्योग आ गए, तो आत्मनिर्भरता पर बात करेंगे ना कि नहीं करेंगे, तो आत्मनिर्भरता आई है थर्ड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, आत्मनिर्भरता के बाद इसका मॉडल पूछता है कि मॉडल इसका क्या है, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। अब देखिए सुखमय चक्रवर्ती आप लोग कैसे याद रखोगे, इसको सुख की जगह दुखमय चक्रवर्ती कर लीजिए। क्यों, क्योंकि भैया देखिए ये कौन सा समय है, 61 से 66 वाला, इसमें हम लोग अभी 2 युद्ध भी लड़ेंगे, है ना, तो हम लोग उसके चक्रव्यूह में फंसे रहे कि नहीं फंसे रहे, युद्धों के चक्रव्यूह में। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल याद को आप लोग दुखमय चक्रवर्ती मॉडल कर लीजिए। जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये नाम आया है ना। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था इससे संबंधित। अब करते हैं भैया कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही थी, तो टारगेट लिया गया था इस समय पे 5.6। देखिए फर्स्ट में हम लोगों ने अचीव कर लिया था, सेकंड में भी अचीव कर ही लिया था, 4.5 रखी गई थी और 4.2 हम लोगों ने अचीव कर लिया था। तो टारगेट फिर इधर पे और बढ़ाया गया और 5.6% कर दिया गया। और लेकिन जब हमें प्राप्ति निकल के सामने आई, तो प्राप्ति कितनी निकल के सामने आई थी, ये आई थी 2.8%। रीजन अभी आपको एक लाइन में तो बता ही दिया गया है, आगे हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। देखिए तो इसको आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि योजना काल में जो 12 योजनाएं हम लोगों की रही है ना, तो योजना काल में सबसे असफल योजना कौन सी रही है, तो सबसे असफल योजना यदि माना जाता है तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान ही है आपका यहाँ पे। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए भैया अब देखते हैं कार्यक्रम। इस समय कार्यक्रम क्या क्या हुए, तो इस समय इस्पात संयंत्र और बढ़ाए जाते, लेकिन युद्धों में हम लोग फंस गए, तो सिर्फ एक ही इस्पात संयंत्र बना है
बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? झारखंड में, ये तो आपको याद ही होगा। और रूस की सहायता से ये बनाया गया। तो देखिए, एक हम लोगों ने अभी रूस से सेकंड 5 ईयर प्लान में देख लिया था, कौन सा था? भिलाई था। वहां से हम लोगों ने भील से किया था ना, भील से, कि भील बहुत जल्दी रूठ जाती है, तो रूस की सहायता से बनाया था। अब उस समय पे हम लोग किसको फॉलो कर रहे थे? उस समय जो 5 ईयर प्लान आया था वो किसको फॉलो करके आया था? रूस को ही फॉलो कर रहे थे ना। तो इसको बोकारो नहीं पढ़िए आप लोग, कीजिए इसको पढ़िए बोकारो, है ना। वो करो जो कौन कर रहा है? जो रूस कर रहा है ना। वो करो जो रूस कर रहा है, तो बोकारो रूस की सहायता से। ठीक है, पूछा आपसे यही जाएगा कि बोकारो है या मान लीजिए भिलाई है या राउरकेला है, कौन किसकी सहायता से बनाया गया? तो बोकारो बनाया गया यहाँ पर रूस की सहायता से। चलिए, अब आपको ये याद रहेगा। अब 1964 की बात करते हैं भाई। 1964 में यहाँ पर क्या हुआ कि आईडीबीआई जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, यहाँ पर देखिए, अब जब उद्योग को बढ़ावा दिया तो भाई कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा ना, पैसा तो आदान प्रदान होगा ही, तो बैंकों की यहाँ पर स्थापना दिखाई देगी आपको। तो आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई यहाँ पर थर्ड पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और फिर यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई। तो ये दोनों चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 65 में क्या हुआ? 65 में हुआ भैया एफसीआई की स्थापना हो गई। भारतीय खाद्य निगम जो है ना, जो एमएसपी पर गेहूं वगैरह खरीदता है, यही होता है एफसीआई। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम। और एक और की गई थी कृषि कीमत आयोग की। कृषि कीमत आयोग का नाम 1985 में बदलकर क्या कर दिया गया? कृषि कीमत लागत आयोग, जो सीएसीपी है ना, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सीएसीपी जो है ये कर दिया गया इसका नाम। कब? 1985 में। जो क्या करता है? एमएसपी की गणना करता है, जो एमएसपी होता है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद कर ली होगी। अब भैया बात करते हैं कि इसको यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट देखा है कि योजना काल में सबसे असफल योजना रही है ये। तो कारण क्या रहा है? इसका कारण भी तो पूछा जाएगा आपसे कि कारण क्या रहा है। तो कारण यहाँ पर जान लीजिए। वैसे तो हम लोग एक लाइन में बात कर ही चुके थे, लेकिन फिर भी कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर नेहरू जी क्या कहते रहते थे हमेशा? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन यहाँ पर हो गई हमारी लड़ाई किससे? 1962 में भारत और चीनी युद्ध हो गया। भारत पर चीन ने युद्ध छेड़ दिया। कहाँ पर? जो अरुणाचल वाला एरिया है ना, यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक, ये वाले एरिया पे। ठीक, तो यहाँ पर युद्ध हुआ और इसमें भारत की जो है हार हुई। ठीक है, अब भारत की हार हो गई तो फिर क्या होगा भाई? आर्थिक स्थिति तो गड़बड़ा ही जाएगी, है ना। और लगातार ये बड़े, मतलब ये हिंदी चीनी भाई भाई को बड़ा भाई मानता था चीन, चाइना को, है ना, भारत। और फिर ये जो बच्चा टाइप का आदमी है ना, पाकिस्तान, ये भी आ गया यहाँ पर। भाई पाकिस्तान को तो हम लोग कभी भी हरा सकते हैं, कॉन्फिडेंस ही इतना हाई रहता है पाकिस्तान के प्रति, है ना। जैसे ही 65 में युद्ध, देखिए 63 में 62 में हम लोग हार गए चाइना से, लेकिन 65 में जैसे ही फिर से युद्ध हुआ तो हमने पाकिस्तान को अच्छे से धो डाला। ठीक है, और इस समय पे पाकिस्तान जब हारा, तो पाकिस्तान हारने के बाद क्या होगा भाई? हमारा तो कॉन्फिडेंस हाई हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस तो हाई हुआ, लेकिन दो युद्ध लड़ना, आर्थिक स्थिति तो बिगड़ेगी ही, है ना। तो वो हो गया। फिर क्या रहा है? 65 से 66 तक भयंकर अकाल रहा। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। जब 62 में युद्ध हुआ तो नेहरू जी युद्ध हारने के बाद यहीं से बीमार रहने लगे और 64 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 64 में अब यहाँ पर कौन आ जाएंगे? पहले तो थोड़े दिन के लिए कार्यकारी जो बनाए जाएंगे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो गुलजारी लाल नंदा आएंगे। जो कि कौन थे? गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष बने थे योजना आयोग के। ठीक है, तो उन्हीं को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा कुछ दिन के लिए, 12-15 दिन के लिए। तो गुलजारी लाल नंदा साहब आएंगे। उसके बाद आ जाएंगे कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे ही आएंगे तभी होता है भारत पाक युद्ध, क्योंकि 65 में हुआ और 64 में यहाँ पर देखिए नेहरू जी खत्म हो चुके हैं। तो भारत पाकिस्तान युद्ध जब हो रहा था तो वहां पे सेना लड़ रही थी और यहाँ पर किसान कृषि कर रहे थे। तो तभी उसी समय पर इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया है? ये दिया है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए भैया ये देख लिया हम लोगों ने। तो अब आ जाएगा योजना अवकाश आएगा। योजना अवकाश क्यों आएगा? क्योंकि भैया इतनी बुरी तरीके से हम लोग, आर्थिक स्थिति हमारी झुलझ गई है एक तरीके से देखा जाए, कि अब हम लोग लगातार योजनाओं को नहीं बना सकते। तो फिर आया योजना अवकाश। भाई योजना, जैसे मान लीजिए आप लोग रोज योजना बनाते होगे, रोज योजना बना रहे हो, आपकी जेब में जब पैसा पड़ा रहेगा तभी तो आप योजना बनाओगे। और जैसे जैसे ही पैसा खत्म हो गया, मान लीजिए आप लोगों ने उड़ा दिया यहाँ वहां, है ना, या मान लीजिए कहीं भी गायब हो गया पैसा, तो आप भी योजनाओं का अपघात कर देते होगे, है ना। फिर कोई योजना नहीं आएगी नई। अभी पैसा आ जाए तो नया फोन लेंगे, नया ये जूता, कपड़े वपड़े, ये सब फलाना, ये है वो। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म तो योजना अवकाश। अब जब योजना अवकाश आ जाएगा तो फिर आप कहाँ जाओगे? पिताजी के पास जाते होगे पैसा मांगने, है ना। तो लीड बैंक में जाओगे अब आप। लीड बैंक, तो लीड बैंक की योजना पूछी जाएगी। तो ये योजना अवकाश के दौरान ही आया था और नारीमन सम्मति पर। ठीक है,
लीड बैंक किसके कंट्रोल में रहता है? नारी के कंट्रोल में रहता है। लीड बैंक पापा को मानिए आप अपने, है ना। तो लीड बैंक नारी समिति की सिफारिश पर आया था। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा यदि कि लीड बैंक योजना कब आई, तो योजना अवकाश के समय और नारी मंच समिति के सिफारिश पर। चलिए ये हो गया। तो लीड बैंक तो आपको पैसा देगा नहीं, लीड बैंक क्या करेगा? कुछ करो क्या, तो करना क्या है यहाँ पर भैया? कृषि करो, है ना। तो हरित क्रांति की शुरुआत भी यहीं पर हुई 1966 से 67 तक, योजना अवकाश के दौरान। तो योजना क्रांति से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लेगा? सबसे पहले तो पूछेगा जनक। तो जनक वैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है ये सवाल, ये तो एक नॉर्मली सवाल है। तो विश्व में इसके कौन थे? नॉर्मल लोग, है ना, नॉर्मल ई बोर लोग। तो हरित क्रांति जब आप करोगे तो आप कहोगे पापा जी से कि पापा जी कैसे खेती करेंगे, हरित क्रांति कैसे करें, है ना। तो वो कहेंगे कि नॉर्मल लोगों के पास जाओ। तो नॉर्मल बोर लोग, ऐसे याद हो जाएगा आपको, है ना, विश्व में। और भारत में कौन रहेगा आपका? MS स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन साहब तो खैर सबको याद ही है। अब इस पे दो फसलों पे बहुत ज्यादा बीज, दो हरित क्रांति में बेसिकली क्या किया गया था कि जो संकर बीज थे ना उनकी स्टार्टिंग की थी पहले, और रासायनिक जो वो होते हैं लिक्विड वगैरह छिड़काव किया जाता है, वहां से इनकी स्टार्टिंग की गई थी। तो गेहूं और चावल की फसलों में, क्योंकि देखिए गेहूं और चावल सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में, यूज भी होता है, जरूरत भी है, और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वहां से फिर बढ़ा गया। पहले सबसे पहले इसके लिए क्षेत्र कौन सा चुना गया था? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें है, इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए भाई बात करते हैं अब, ये सब हो गया और ये योजना जो है अपनी हो गई समाप्त। अब आती है अपनी 4th 5 ईयर प्लान, योजना अवकाश के बाद। भाई फिर तो अब 3 साल का गैप हो गया, 3 साल बाद कोई योजना तो बनानी पड़ेगी ना। तो 3 साल के गैप के बाद फिर से योजना आती है 1969 से 74 तक, ठीक है। तो देखिए जब वहां पे क्या हुआ, अब यहाँ पर कौन आ जाएंगी? इंदिरा गांधी जी बीच में आएंगी, है ना। तो लक्ष्य इसका क्या रहा है? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। देखिए थर्ड में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, थर्ड 5 ईयर प्लान में। तो अब फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे कि भैया स्थिरता के साथ आर्थिक, इकोनॉमिक जो अपनी स्थिति है वो सुधारेंगे। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, ठीक है, ये बात हुई। फिर मॉडल, अब मॉडल कौन सा रखा जाएगा यहाँ पर? भाई थोड़ा रुद्र टाइप का मॉडल रखा जाएगा ना। थर्ड 5 ईयर प्लान में तो देख लिया क्या हुआ है हमारे साथ। तो यहाँ पर रुद्र से याद रख लेना, अशोक, रुद्र और एलन मानले मॉडल आया, ठीक है। वो याद आ जाएगा, जैसे ही आपको रुद्र दिखेगा ना तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि भाई दो युद्ध हम लोगों ने लड़ लिए हैं, तो अब थोड़ा रुद्र रूप तो दिखाना पड़ेगा ना। तो 4th 5 ईयर प्लान में रुद्र रूप दिखाएंगे हम लोग। तो अशोक, रुद्र और एलन मानले मॉडल, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या रही है यहाँ पर। तो फिर से हम लोगों ने वही रखा है टारगेट जो अचीव नहीं कर पाया था, 5.7%, लेकिन फिर से हम लोगों ने यहाँ पे अचीव नहीं कर पाया, और कितना रहा? 2.05% यहाँ पर अचीव कर पाया, ठीक है। ये आप लोग पता क्या करना, ऐसे लिख लेना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ऐसे एक लिस्ट बना लेना, है ना। अब कुछ अपनी तरफ से भी तो मेहनत करो यार, हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप भी करते चलो साथ साथ। तो क्या करना, फिर ऐसे लिख लेना कि टारगेट क्या है और अचीव क्या क्या किए। तो टारगेट ऐसे लिख लेना, फर्स्ट का लिख लेना, सेकंड का लिख लेना, थर्ड का, फोर्थ का, और ऐसे फिर इसके जो अचीव किए हैं वो लिख लेना। तो एक तुलना हो जाएगी, वहां पर शायद याद हो जाएंगे आपको ये पॉइंट्स, थोड़े आपको याद होने चाहिए, बाई चांस पूछ लिया तो, ठीक है। अब करते हैं भाई कार्यक्रम की बात। कार्यक्रम क्या क्या किया जाएगा यहाँ पर? 1969 में सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा। इससे पहले ये बैंक क्या थे? निजी बैंक थे ये। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया जाएगा वो किस बेसिस पे किया जाएगा? जिन बैंकों की जो पूंजी है ना वो 50 करोड़ से ज्यादा है, उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा यहाँ पर। फिर 1969 में एक आता है आपका MRTP एक्ट, है ना। MRTP एक्ट याद करना, जो एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम है, ये आ जाएगा आपका 1969 में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भैया इसी समय अब देखिए हम लोगों की स्थिति तो नाजुक चली ही रही है, फोर्थ वाली जो आई है 5 ईयर प्लान, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि थर्ड में तो दो युद्ध हो ही चुके हैं। तो फिर अब क्या बचा है जिससे पैसा कमाया जाए? तो इसी समय एक श्वेत क्रांति आई है, और श्वेत क्रांति के रूप में वर्गीस कुरियन भगवान बन के सामने आए, है ना। क्योंकि श्वेत क्रांति भैया, दूध तो अभी फ्री ही है ना, पशु तो शुरू से ही थे, चाहे वो अंग्रेज रहे, इस दौरान भी भारत में पशुओं की संख्या लगातार ज्यादा रही है, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इस समय भी पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तो श्वेत क्रांति पर बात किया गया, मतलब दुग्ध क्रांति, है ना, दुग्ध पे ध्यान दिया गया। वर्गीस कुरियन इसके जनक कहलाते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग, भारत भी दुग्ध की स्थिति में जो है जब इसकी बात की जाती है तो टॉप पे ही रहता है हमेशा, है ना। तो वो यही श्वेत क्रांति का असर है। तो श्वेत क्रांति का याद रखना 1970 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आया था एक 1973 से 74 में DPAP कार्यक्रम। DPAP कार्यक्रम क्या था? सूखा प्रवण जो क्षेत्र कार्यक्रम थे उससे संबंधित थे,
क्योंकि जो सूखा पड़ रही थी, अकाल पड़ा था, उसके बाद उस क्षेत्रों में कार्य किया जाए, तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आया। तो डीपीएपी से याद रखना आप लोग, ठीक है, यही पूछा जाएगा तो वो समझ में आ जाएगा। फिर आया परिवार नियोजन कार्यक्रम, क्योंकि देखिए भैया अब आ गई है यहाँ पर कौन, जो हमारे तीसरे जो दूसरे प्रधानमंत्री या तीसरे प्रधानमंत्री कह लीजिए आप, जो पहले तो बने हैं नेहरू जी, ठीक है, उसके बाद गुलजारी नंदा 12 दिन के लिए, फिर उसके बाद आए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन जब युद्ध हुआ और ताशकंद समझौता वहां चल रहा था कजाकिस्तान में, तो वहां पर तजाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो तजाकिस्तान में मृत्यु होने के बाद फिर कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया, और उसके बाद फिर आई है कौन, यहाँ पर इंदिरा गांधी, जिनको पहले शुरुआत में राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, गूंगी गुड़िया, क्योंकि वो पहले शुरुआत में जब आई थी तो स्थिति को भांप रही थी और बिल्कुल बोलती नहीं थी, है ना भाई। वो तो बहुत ही खतरनाक लीडर थी, ऐसा नहीं है, इंडिया के लिए मतलब एक गर्व की बात है कि इतने जल्दी इंडिया आजाद हुआ और उसके बाद एक महिला के हाथ में कमान आई, क्योंकि प्रधानमंत्री तो क्या कहा जा सकता कि असली राजा तो इंडिया का प्रधानमंत्री ही होता है, और उस प्रधानमंत्री के तौर पे एक महिला आई और वो भी इतनी पावरफुल आई, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो इन्होंने फिर क्या कोशिश की, जैसे ये आई तो इनको गूंगी गुड़िया कहा था राम मनोहर लोहिया जी ने, जो कि आप लोग नाम सुना ही होगा राम मनोहर लोहिया जी का। फिर 74 में क्या हुआ भाई, पोखरण में नाभिकीय परीक्षण की कोशिश की गई। देखिए जब युद्ध हो गया है ना, दो युद्ध हो गए 62 और 65 में, तो हम लोग इतना तो कोशिश करेंगे कि यार एक नाभिकीय परीक्षण कर लिया जाए और जो है परमाणु बना के रख लिया जाए, पता नहीं फिर आगे ऐसी स्थिति क्या कब क्या आ जाए। देखिए तो उस समय पे फिर क्या हुआ, पूरी पावर किसके हाथ में चली जा रही थी, अमेरिका के हाथ में। तो अमेरिका अपने जो खुफिया एजेंसी के द्वारा पता चलता है उसको, तो अमेरिका पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर इंडिया में। तो यहाँ पर कहा जाता है कुछ नहीं, ये तो बस एक छोटा सा मतलब प्रैक्टिस चल रही है, और स्माइलिंग बुद्धा उसको नाम दिया जाता है कि बुद्ध मुस्कुराए, है ना। तो ये इसी समय हुआ था 1974 में। अब आती है भैया यहाँ पर 5th 5 ईयर प्लान। देखिए यहाँ से समझिए गेम को, 5th 5 ईयर प्लान आया, यहाँ पर भी कौन है, अभी भी कौन है, इंदिरा गांधी ही है, ठीक है। इंदिरा गांधी 74 से 79 के बीच का बात चल रही है। अब लक्ष्य क्या रखा जाएगा, अब गरीबी पे ध्यान दिया जाएगा, है ना, कि गरीबी का निवारण किया जाए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गरीबी निवारण का कौन से 5 ईयर प्लान में लक्ष्य रखा गया था, तो वो रखा है 5th 5 ईयर प्लान में। चलिए ये बात हो गई। फिर उसके बाद देखना है कि मॉडल से पूछता है, तो मॉडल इसमें कौन सा है, डीपी धर मॉडल, ठीक है। तो ये याद रखना है, डीपी धर मॉडल 5th 5 ईयर प्लान में। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो टारगेट रखा गया था 4.4 का। अब देखिए थर्ड और फोर्थ में जो टारगेट था वो ज्यादा रख लिया था और अचीव हो नहीं पाया था, तो फिर यहाँ पर जो है जो टारगेट है उसको कम किया गया 4.4%, है ना। और फिर प्राप्ति कितनी हुई, 4.8 की, तो ये भी सफल हुई, है ना। थर्ड और फोर्थ फेल हो गई थी, लेकिन ये फिर से सफल हो गई। अब कार्यक्रम की बात करते हैं कि भैया इस समय पे कार्यक्रम कौन से आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कार्यक्रम कौन सा आया 1974 में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम याद रखना। फिर 2 अक्टूबर आया, 2 अक्टूबर आया तो भाई नेहरू जी की बिटिया ही तो हैं इंदिरा गांधी, तो ये भी कुछ ना कुछ तो करेंगी 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, इनके टाइम पीरियड तक, मतलब नेहरू जी के समय पे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक भी, और आज भी कांग्रेस मानती है 2 अक्टूबर भाई गांधी दिवस के दिन जो है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक। फिर एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था 1975 में ही, जो कि गरीबी के ऊपर था। तो ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि 20 सूत्री कार्यक्रम किससे संबंधित था, तो ये था गरीबी जी से संबंधित, ठीक है। फिर देखा जाता है कि 1977 से 78 में क्या हुआ, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, कि भैया आप काम कीजिए आपको अनाज गवर्नमेंट देगी, है ना। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के जो काम थे उनको एक ग्रोथ मिली, है ना। और फिर 77 से 78 में एक आया है अंत्योदय योजना, जो कि क्या था, गरीबों के लिए अन्न की जो है व्यवस्था की जाए। तो देखिए वाकई इस योजना में जो है गरीबों के लिए काम हुआ है, सिर्फ गरीबी ऐसा नहीं था कि गरीबी खाली नाम रख दिया, वो काम भी इस टाइम पे हुआ था। अब क्या होता है यहाँ पर, 25 जून 1975 को जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा देता है कौन, इंदिरा गांधी। और इस आपातकाल में अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जैसे देखिए उस समय पे कौन थे, जेपी नारायण साहब थे, जिनको हम लोग आज लोकनायक की उपाधि दी गई है, लोकनायक भी कहते हैं। उसी समय लालू जी को भी बंद कर दिया गया था, और मुलायम सिंह को भी कर दिया गया था, और उस समय पे जो आडवाणी थे इनको भी कर दिया गया था, और सबसे मेन तो मुरारजी देसाई को भी बंद कर दिया गया था, है ना। बड़े बड़े जो भी लीडर थे सबको उठा के बंद कर दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी बंद किया गया था। तो फिर उस समय इसके बाद ही फिर क्या होता है, इसी आपातकाल के दौरान लगता है लोगों को कि भैया एक मीसा एक्ट आती है, और मीसा एक्ट के तहत
सारे नेताओं को, बड़े नेताओं को याद जो है क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और मीसा एक्ट क्या थी, ये इसने कहा था कि आज आंतरिक अशांति है ना, इसलिए मीसा एक्ट लाया गया है। किसने कहा था, ये हमारी जो है आयरन लेडी बन चुकी हैं अब, इनने कहा था। आयरन लेडी कौन, इंदिरा गांधी ने, जो प्रधानमंत्री थी। शुरू में तो गूंगी गुड़िया थी, लेकिन जब समझ गई स्थिति तो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे कमान अपने हाथ में ली। और जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी खत्म हुए तो सारी कमान उनके हाथ में आई और फिर वो कैसे गूंगी गुड़िया से सीधी जो है आयरन लेडी बनी। और देखिए यहाँ पर उन्होंने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया। लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, आंतरिक अशांति में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यहाँ पर लगाया जाता है। या तो फिर बाहरी युद्ध हो या फिर आंतरिक अशांति सशस्त्र क्षेत्र में हो, तब आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया। तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी ने इनका बड़ा विरोध किया और बाद में जब जेल से छूटे तो उनने एक वो चलाया था कि इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा हटाओ कह रहे थे ये लोग, लेकिन इन्हीं ने इसको बदल दिया था गरीबी हटाओ में। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। कौन सी 5 ईयर प्लान में, तो ये दिया था इन्होंने अपने जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इतनी बात हुई। तो मीसा एक्ट थी वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी उस समय पे। और इसी एक्ट के तहत इसका नाम था जो है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो इसके आधार पे ही उसी समय लालू की बिटिया हुई थी और लालू की जो बड़ी बिटिया उनका नाम था मीसा भारती, जिनका नाम रखा गया है वो इसी मीसा एक्ट के नाम पे रखा गया था। तो कहीं पे बोल मत देना ये कि डायरेक्ट जाके वहां पर कहने लगो कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट हो आपका नाम है ना। शायद उनको भी नहीं पता होगा ये तो कि मेरा पूरा नाम क्या है। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे आया कि एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा यहाँ पर कि अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली एकमात्र योजना, तो कौन सी है ये, 5 ईयर प्लान ही है। क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिरी है ना और 5 वर्ष की ये चल रही थी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसका कार्यकाल कब तक से कब तक के लिए बनाया गया था। अब ये समझने वाली चीज है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके लिए कि अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होनी एकमात्र योजना, तो कौन सी। आपको अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान क्यों, वो मैं चीज आपको समझाता हूँ। देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है, 74 से और 79 तक है ना। तो 74 से 79 तक था, लेकिन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर गई थी कब, 77 में। 77 में यहाँ पर कौन आ गया, मोरारजी देसाई। तो देखिए यहाँ पर जो आगे की चीज है, मोरारजी देसाई जी ने क्या कहा कि जो 5 ईयर प्लान ये चल रहा है इसको 4 साल में ही खत्म कर देंगे हम लोग। तो इन्होंने 78 में ही इसको खत्म कर दिया। और फिर वहां से क्या कहा कि अब हम एक एक साल वाली योजनाएं लाएंगे। तो इन्होंने कैसे योजनाएं बनाई, देखिए 1978 से 79 तक, फिर 79 से 80 तक। ठीक है, समझने वाली चीजें समझते रहना। फिर इन्होंने बनाई 1980 से 81 तक। ठीक है, मतलब इन्होंने पहले ये सोच लिया था। फिर 81 से 82 तक और फिर बनाई थी 82 से 83 तक। ठीक है, ये इनकी योजनाएं बन रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने, मोरारजी देसाई ने। और मोरारजी देसाई के बारे में एक चीज और सुन लीजिए, मोरारजी देसाई देश के एकमात्र ऐसे हैं जो कि डीएम, सीएम और पीएम तीनों पदों से जो जितने एम वाले पद है ना सारे उन्होंने ले लिए थे। ठीक है, तो इनकी जैसे ये इस्तीफा देते हैं तो फिर चौधरी चरण सिंह आते हैं और चौधरी चरण सिंह भी 9 महीने बाद उनकी भी गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर चुनाव होता है। चुनाव में पूर्ण बहुमत से फिर से आ जाती है 80 में किसकी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी की। तो 80 में इंदिरा गांधी जी फिर से वापस लौटती हैं और जैसे ही वापस लौटती हैं तब तक इस योजना के 2 साल कंप्लीट हो चुके थे, है ना। तो यहीं पर इसको खत्म कर दिया जाता है और इसको कह दिया जाता है रोलिंग प्लान। ठीक है, अनवरत योजना। तो अनवरत योजना के जनक आपसे यदि पूछ लिया जाए विश्व में, तो विश्व में याद रखना गुरनाल मेडाल। ठीक है, और भारत में कौन है, तो भारत में है डी लकड़ेवाला। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब आ गया यहाँ से भैया 6th ईयर प्लान 80 से कितना 85। ठीक है, अब ये चीज आपको याद रहेगी कि कैसे अनवरत योजना आई थी। क्योंकि भाई अनवरत योजना ऐसे आ गई थी कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे 5 ईयर प्लान बन चुका था जो कि कब खत्म होना था, 79 में। लेकिन जैसे ही मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी तो मोरारजी देसाई जी ने कहा कि भैया हम तो 4 साल में ही इसको खत्म कर देंगे, किसको, 5 ईयर प्लान को। तो उन्होंने फिर बनाए 5 प्लान एक एक साल के लिए। ठीक है, जो कि ये हम लोगों ने लिख लिए हैं। ठीक है, तो जब तक फिर दोबारा चुनाव हुए और दोबारा गवर्नमेंट आई किसकी, इंदिरा गांधी की 80 में, तब तक इनके 2 साल कंप्लीट हो चुके थे ऐसे एक एक साल करके। ठीक है, तो जो एक एक साल जो कंप्लीट हुए इसी को इन्होंने कह दिया अनवरत योजना और अनवरत योजना के जनक हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं 6th ईयर प्लान। 6th ईयर प्लान क्या था, 6th 5 ईयर प्लान का सबसे पहले तो सन देख लीजिए 1980 से 85 में, क्योंकि इस समय पे फिर से कौन आ चुकी है यहाँ पर, इंदिरा गांधी जी दोबारा से
प्रधानमंत्री बन गई हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा गया है? अब उन्होंने कहा भाई 5वें में हो गया है गरीबी हटाओ, ये हटाओ वो हटाओ, लेकिन अब गरीबी ऐसे नहीं हटेगी। गरीबी कैसे हटेगी? भाई रोजगार दो इंसान को। आज भी भाई गरीबी जो देखी जाती है, सबसे ज्यादा गरीबी किस चीज को लेकर है कि भैया रोजगार ही नहीं है लोगों के पास। कितने लोग एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, है ना। लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे कि रोजगार सृजन के साथ गरीबी का निवारण करने के यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि भैया पहले रोजगार दो, उससे गरीबी का निवारण हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा गरीबी का निवारण दिया गया था जो 5 ईयर प्लान था 5th वाला उसमें, और जो रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण का जो प्लान रखा गया, लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया 6th 5 ईयर प्लान में। ये आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये तो हमें याद ही रखना है। फिर है मॉडल। तो मॉडल है इसमें आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, इसको भी अभी आगे समझ में आ जाएगा आगत निर्गत मॉडल। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल इस पे ध्यान दिया गया कि भैया इनका नाम था। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक वृद्धि दर। ठीक, आर्थिक वृद्धि दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितनी रखी गई? टारगेट रखा है 5.2 का, और अचीव कितना किएगा? 5.7। तो ये भी क्या रही है? सक्सेसफुल रही है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी सक्सेस रही है और कौन कौन सी नहीं रही है। ये आप लोगों को अपनी वो लिस्ट बनानी है जैसे मैंने बताया है वैसे, और वो लिस्ट बना के मुझे सेंड कर देना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम क्या क्या है इस समय पे, जो ऐसे कौन से कार्यक्रम आए जो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो आया था 15 अप्रैल 1980 को कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं। कौन से में? 14 बैंक 4th 5 ईयर प्लान में कर चुके थे। ठीक है, उसमें क्या शर्त रखी गई थी? जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा हो। और यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर शर्त रखी गई है कि भैया जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 6th 5 ईयर प्लान में, उसकी पूंजी का जो रेशियो था वो कितना था? 200 करोड़ से ज्यादा की पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर था कि 12 जुलाई 1982 को क्या किया गया? तो 12 जुलाई 1982 को आया आपका सामने नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास बैंक। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद 82 में क्या बना? 1982 में क्या बना है? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या था? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। देखिए दोनों अलग अलग ही दिख रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉडल ही वही है इस बार, है ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब ज्यादा होगा तो उसके लिए कोई बैंक तो बनानी पड़ेगी ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए 6th 5 ईयर प्लान में एक बैंक बनाया गया। फिर 1983 में क्या हुआ? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम यहाँ पर आया है। ठीक है, ग्रामीण में जो भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाया गया वो पहली बार कब लाया गया? 6th 5 ईयर प्लान में। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और फिर अब क्या होगा? 1984 में जो है अमृतसर वाला कांड होगा, और अमृतसर वाले कांड के बाद जो है इंदिरा गांधी की जो है हत्या कर दी जाएगी। तो इसके बाद हम लोगों ने कितने देख लिए? अब कंप्लीट देख लिए 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th 5 ईयर प्लान। तो एक बार इनका धीरे धीरे एक मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले रिवीजन इसका करते हैं। 1st 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने क्या देखा था? लक्ष्य क्या था? कृषि और सिंचाई साधनों का विकास। ठीक है, कौन सा मॉडल? HD मॉडल। ठीक है भैया। दूसरे में हम लोगों ने क्या देखा था? उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, उद्योग पे बात की गई थी ना। कौन सा मॉडल? महान बनने की कोशिश की गई यहाँ पर, तो महान लोगोनिवेश मॉडल। ठीक है, फिर उसके बाद 3rd 5 ईयर प्लान आया। लक्ष्य क्या रखा गया? आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था। ठीक, और मॉडल कौन था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। लेकिन मैंने इसको कहा था कि दुखमय चक्रवर्ती मॉडल रखना, क्योंकि दो युद्ध हम लोगों ने 5 ईयर प्लान में लड़े हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया भैया क्या? योजना अवकाश आया। योजना अवकाश में क्या रहा? हम लोगों ने पापा जी के पास गए थे, लीड बैंक से सहायता मांगी। लीड बैंक ने हमसे क्या कह दिया कि भैया हरित क्रांति पर ध्यान दीजिए। तो ये देख लिया था। फिर आया 4th 5 ईयर प्लान, और लक्ष्य क्या रखा गया यहाँ पर? आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ठीक, उसके बाद श्वेत क्रांति की भी स्थापना इसी टाइम पे हुई, ये भी देख लिया। फिर 5th ईयर 5 ईयर प्लान आया, और इसमें क्या रखा गया? लक्ष्य को गरीबी का निवारण। तो ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है गरीबी निवारण से। और मॉडल कौन था? DP धर आयोग। ठीक, DP धर मॉडल। और फिर इसके बाद आया है हमारा 6th 5 ईयर प्लान। बीच में 3 साल के लिए क्या आई? अनवरत योजना। और 6th 5 ईयर प्लान का लक्ष्य क्या रखा है? रोजगार के साथ गरीबी का निवारण। और मॉडल क्या रखा गया? आगत निर्गत मॉडल का विस्तार। तो 6 हम लोगों ने आज जो है 5 ईयर प्लान देख लिए। पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं PM सीरीज को, है ना। सबसे पहले PM कौन से आए थे? तो देखा था हम लोगों ने JL नेहरू। ठीक है, JL नेहरू साहब आए थे। और फिर उसके बाद कौन आए थे? कुछ टाइम के लिए आए थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक, इनको भी देख लिया था हमने। फिर उसके बाद कौन आए थे? तो उसके बाद आए थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है,
लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन आए थे, फिर से कुछ टाइम के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, किसको, गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, ये हम लोगों ने इतना देखा था। फिर उसके बाद देखा था कौन आ गए थे, गुलजारी लाल नंदा के बाद आ गई थी इंदिरा गांधी। ठीक, और इनको गूंगी गुड़िया से, और हमने देखा था कि कैसे ये आयरन लेडी तक बन गई थी। ठीक है, तो ये सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम लोग देखेंगे, जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, जो 1884 में जो घटना होती है अमृतसर वाली, उसके बाद उनकी एक उन्हीं के गार्ड के द्वारा मृत्यु कर दी जाती है, जो कि सिख गार्ड रहता है। और उसके बाद फिर आते हैं राजीव गांधी, है ना। तो राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है बहुत ही जल्दी, एक ही कार्यकाल उनका पूरा हो पाता है। और चुनाव के दौरान साउथ में ये गए हुए होते हैं, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, किसके द्वारा, लिट्टे समुदाय के द्वारा, है ना। एक लिट्टे जो संगठन रहता है उसके द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। और उसके बाद फिर आते हैं राजीव गांधी के बाद कौन, बीपी सिंह। ठीक है, और बीपी सिंह फिर इसके बाद ये होता है, राजीव गांधी के बाद काफी समय तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चल पाई, आया राम गया राम सरकारें चली हैं। आया राम गया राम का मतलब, आए एक साल प्रधानमंत्री रहे, फिर दोबारा से मतलब गिर गई गवर्नमेंट, फिर दोबारा कोई दूसरी गवर्नमेंट बनी, फिर से गवर्नमेंट गिर गई। तो आया राम गया राम की गवर्नमेंट इसी काल को कहते हैं। फिर बीपी सिंह के बाद कौन आए थे, तो फिर आए थे चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर के बाद कौन आए थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो अभी इन्हीं के टाइम पे देखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव के दौरान ही हमारी जो है आर्थिक मंदी आएगी 1991 की। ठीक है, और उन्हीं के टाइम पे रहते मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, उन्होंने इस चीज से हमें बाहर किया था। अभी हम लोग उस घटना को देखेंगे, अभी 5 ईयर प्लान जब पढ़ेंगे। और बीपी सिंह के बाद फिर कौन आए थे, बीपी सिंह के बाद आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन आए थे, ये हम लोगों ने सीरीज देख ली, ये 1 2 3 4 5 ये देख लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद थोड़े टाइम के लिए आए कौन, गुलजार आई के गुजराल साहब। और गुजराल साहब के बाद फिर से दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी आए। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के बाद कौन से आए थे, मोदी जी, जो कि अभी तक चल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक सीरीज थी पीएम की। अब आप लोगों को भी याद हो गया होगा, क्योंकि देखिए कल हम लोगों ने देख लिया था जवाहरलाल नेहरू को, गुलजारी लाल नंदा को, लाल बहादुर शास्त्री को, और फिर इसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री थोड़े टाइम के लिए बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को, और फिर देख लिया था इंदिरा गांधी जी को। और इंदिरा गांधी जी के टाइम तक ही 6th 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर लिए थे कल। ठीक है, अब आज जो पढ़ेंगे हम लोग, तो राजीव गांधी के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, बीपी सिंह के, चंद्रशेखर राव के, बीपी नरसिम्हा राव के, और अटल बिहारी वाजपेयी के। फिर उसके बाद गुजराल साहब को पढ़ेंगे, और गुजराल साहब के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी जी के टाइम पे। तो फिर ये खत्म ही हो गया नीति आयोग के आने के बाद। तो 12 पंचवर्षीय योजना हम लोगों को कंप्लीट करनी है। तो चलिए पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं कल कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना देखी थी। तो पंचवर्षीय योजनाएं हम लोगों ने कुछ इस टाइप से देखी थी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि पहले हम लोगों को इसका टाइम पीरियड पता रहना चाहिए। ठीक है, तो 51 से 56 तक ये टाइम पीरियड याद रहता। फिर दूसरी बात की गई थी कि लक्ष्य जरूर याद रखना है कि कौन सी 5 ईयर प्लान में कौन सा लक्ष्य रखा गया है। ठीक, फिर की गई थी बात कि मॉडल की भी बात करनी है, कि मॉडल भी याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम सेक्शन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जाती है वो आपसे मॉडल पूछा जाएगा। मॉडल और लक्ष्य, ये दोनों चीजें तो हर पंचवर्षीय योजना की आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आर्थिक समृद्धि, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है, वो आपसे पूछी जाती है कि टारगेट कितना रखा गया था और जो है प्राप्ति कितनी हुई है आपकी। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने 1 बाय 1 देख ली थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो लक्ष्य था वो था कृषि को लेके, कृषि और सिंचाई को लेके। और सेकंड 5 ईयर में क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान में था उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, और उसके बाद फिर देखी थी थर्ड 5 ईयर प्लान, और उसमें देख लिया था हम लोगों ने क्या था लक्ष्य, आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था को। ठीक है, और मॉडल देख लिया था कि सुखमय चक्रवर्ती मॉडल इसी समय पर आया हुआ था। उसके बाद देखी थी फिर योजना अवकाश देख लिया था 66 से 69 तक। और उसके बाद देखा था फोर्थ 5 ईयर प्लान, और लक्ष्य था इसमें स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान में बहुत ज्यादा हानि देश को पहुंच चुकी थी, 2 विश्व युद्ध हो चुके थे। ठीक है, इसके बाद देखा था हम लोगों ने क्या, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या था लक्ष्य, गरीबी का निवारण। और इसी के टाइम पे क्या था, गरीबी का जो नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने नारा दिया था, क्योंकि इस समय पे 75 का आपातकाल लगा था। तो 75 में जो आपातकाल लगा था, तो जेपी नारायण साहब, जयप्रकाश नारायण, जिसको लोक नायक भी हम लोग कहते हैं, उन्होंने कहा था, नारा दिया था इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा ने नारा दिया था कौन सा, गरीबी हटाओ। इंदिरा तो बनी ही रहेंगी, है ना। फिर उसके बाद आया था हमारी जो है जो गवर्नमेंट गिर गई थी और भाजपा की गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पे फिर चला गया था अनवरत योजना, मतलब एक एक साल की 5 योजनाएं बनाई गई थी, और उनमें से 2 योजनाएं ही हो पाई थी कंप्लीट। और उसके बाद आ गई थी कौन सी,
फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो इसको दे दिया गया था अनवरत योजना का नाम, और 6th 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग कर दी गई थी, और लक्ष्य रखा गया था रोजगार सृजन के साथ गरीबी का निवारण, क्योंकि गरीबी का निवारण जो लक्ष्य था वो 5 ईयर प्लान में था। और फिर इसके बाद लक्ष्य रखा गया था कि भैया पहले रोजगार दो, उसके बाद गरीबी हटेगी, तो लक्ष्य रखा गया था रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है आज 6th 7th 5 ईयर प्लान। यहाँ से हम लोग आज स्टार्टिंग करेंगे और 1 बाय 1 चीजों को समझ लेंगे कि क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे। और देखिए इन 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आपका एक तो बनता ही है, ठीक है। एक कैसे बनता है, या तो लक्ष्य से, या मॉडल से, या टाइम पीरियड से, ये तो आपको याद रखना ही है। लेकिन हम लोग जो घटनाएं इसमें देख रहे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं। लक्ष्य क्या है, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर यहाँ पर रखा। देखिए क्या हुआ, जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है 1984 में, ठीक है, तो 1985 में फिर चुनाव होते हैं, और चुनाव में कौन बनता है प्रधानमंत्री, चुनाव में बनते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं बने होते हैं, उससे पहले वो अमेरिका में रह रहे होते हैं और वहां पर पायलट रहते हैं, है ना। उनका मतलब ये जो है पायलट रहते हैं, तो फिर उनकी सोच थोड़ी सी डेवलप थी, क्योंकि भाई अमेरिका में इंसान रह रहा है और भारत से उठ के वो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ चीजें तो एब्जर्व कर ही रहा होगा ना, अच्छी अच्छी चीजें। तो लक्ष्य वो अब क्या रखते हैं, जैसे ही भारत वापसी होती है और पीएम बनते हैं, तो उनका सबसे पहला लक्ष्य रहता है कि भाई अब ये देखिए आप कि यहाँ पर आधुनिकता तो बिल्कुल है ही नहीं, तो वो कहते हैं सबसे पहले लक्ष्य रखते हैं वो आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय। देखिए सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा ना तो छुआछूत ना कुछ भी नहीं, और हर चीज मतलब एक प्रॉपर टाइप से हो रही है, तो वो भारत में उस समय बहुत ज्यादा चीजें थी, तो उन्होंने कहा था कि आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय, तो उन्होंने लक्ष्य यही रख दिया था, ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान का। फिर मॉडल देखते हैं किसका था ये, मॉडल था इसमें दीर्घकालीन विकास, विधि और उदारीकरण। तो मॉडल इसमें नाम आपको याद रखना नहीं है, दीर्घकालीन विकास की बात की गई है ना, तो दीर्घकालीन विकास की बात किस 5 ईयर प्लान में की गई, 7th 5 ईयर प्लान में। फिर बात होती है कि भैया यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रही, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही थी आपकी, टारगेट कितना रखा गया था 5% का, और प्राप्ति कितने की हुई थी, तो प्राप्ति हुई थी इससे ज्यादा 6.1% की, ठीक है। तो ये सफल रही कि नहीं रही, देखिए राजीव गांधी की दौर पे जो 7th 5 ईयर प्लान रहा ये पूर्णतः सफल रहा, है ना, क्योंकि भाई लक्ष्य से 1% से भी ज्यादा हम लोगों ने जो है प्राप्त कर ली, ठीक है। चलिए कार्यक्रम देखते हैं, इस दौरान कौन कौन से कार्यक्रम आपके सामने आए, ठीक है। कार्यक्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कार्यक्रम से आपको एक मोटा मोटा ये अनुमान लग जाएगा कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि देखिए उस समय पे भुखमरी जैसी चीजें ज्यादा चल रही थी, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया कि खाद्यान्न उत्पादन में कौन आएगा यहाँ पर, गेहूं और चावल, है ना, तो इनकी कृषि पर भी ज्यादा जोर दिया गया, और जो खाद्य वस्तुएं उन पर बढ़ावा दिया गया। और प्रतिवर्ष 4 वर्ष की दर से रोजगार में वृद्धि की गई, जो उस समय पे रोजगार की बेरोजगारी बहुत ज्यादा चल रही थी, तो प्रति वर्ष रखा गया कि 4% की दर से कम रोजगार में वृद्धि की जाए, जिससे जितनी भी बेरोजगारी है उसको समाप्त किया जाए, ठीक है। क्योंकि भाई वो तो पढ़े लिखे एक व्यक्ति थे और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, तो वो इन चीजों पर ज्यादा गौर कर रहे हैं। फिर देखिए एक नारा दिया गया था उसी समय पे, रोजी रोटी और उत्पादकता। तो अब ये रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भैया रोजी रोटी और उत्पादकता नारा कौन से 5th ईयर प्लान में दिया गया, तो आपको याद रखना है ये 5th ईयर प्लान में दिया गया है। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है जो हम लोगों ने कल की क्लास में किया था, कि भैया गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुरंत से आप लोग फटाक से उस पर लगा दोगे टिक सही से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए 1986 में 5th ईयर 5 ईयर प्लान के दौरान ही स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई, इससे पहले स्पीड पोस्ट नहीं थी, खाली पोस्ट की तो शुरुआत हो चुकी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, लेकिन स्पीड पोस्ट की शुरुआत नहीं हो चुकी थी। सॉरी, जो पोस्ट की टाइम था वो तो भाई वहां पे ही हो चुका था, अंग्रेजों के टाइम पे, कॉर्नवालिस के टाइम पे, है ना। तो अब देखते हैं कि स्पीड पोस्ट यहाँ से शुरुआत हो गई है, क्योंकि स्पीड पोस्ट देखकर कौन आया, राजीव गांधी अमेरिका में देखकर आए हैं, तो स्पीड पोस्ट की तो शुरुआत होना जरूरी ही थी। फिर क्या हुआ है 1987 में, क्या हुआ यहाँ पर, ट्राइफेड की स्थापना हुई, ठीक है, ट्राइफेड की स्थापना हो गई, ट्राइफेड की स्थापना हुई है जनजातीय सहकारी विपणन संघ के दौरान, ठीक है। फिर यहीं पर देखा होगा आपने कि भैया 88 में क्या हुआ, एक सबसे बड़े जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है उसकी स्थापना हुई, सेबी की, है ना, सेबी की स्थापना आपसे पूछ ली जाती है, बैंकिंग एग्जाम में भी पूछी जाती है और यहाँ भी पूछी जाती है कि सेबी की स्थापना कहाँ पे हुई, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ, मुख्यालय बनाया गया इसका मुंबई में, है ना, आर्थिक हमारी जो राजधानी है वो तो मुंबई ही है।
तो इसका मुख्यालय कहाँ पे बनेगा, मुंबई में बनेगा। तो सेबी की स्थापना हो चुकी है यहाँ पर 1988 में। आपसे डेट भी पूछ लिया जाता है सेबी का तो, और सन भी पूछ लिया जाता है, तो डेट भी याद रखना 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हो गई। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1989 में क्या हुआ, जवाहरलाल रोजगार योजना की स्थापना हुई। क्योंकि देखिए क्यों रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं इस दौरान ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है एक मतलब जो कार्यक्रम चलाया गया है कि भैया रोजगार जो प्रत्येक वर्ष 4% लोगों को रोजगार देना है। तो रोजगार जब देंगे 4%, तो उसके लिए कुछ तो योजनाएं चलानी पड़ेंगी। तो फिर जवाहर और नेहरू जैसी रोजगार योजनाएं इसी दौरान चलाई जाएंगी, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना, ठीक है, आपको याद रहेगी। अब भाई उस समय पे जो नाम रखे जाते हैं योजनाओं के सबसे ज्यादा, तो उस समय पे नाम तो रखे जाएंगे नेहरू के पे ही और इंदिरा गांधी के पे ही और राजीव गांधी के पे भी, क्योंकि भाई उसी समय उन्हीं दौरान कांग्रेस का ही दबदबा था और कोई उस दौरान इतना पावरफुल था भी नहीं, तो उन्हीं के नामों पर ये योजनाएं चलाई जाती थी। चलिए भाई याद, हमें तो याद करने से मतलब है ना। आज जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो भी हमें पता है कैसे कैसे नामों से चलाई जाती हैं, लेकिन हमें याद करने से मतलब है उस दौरान की हो या उस इस दौरान की हो। हालांकि बहुत सी योजनाओं का तो नाम चेंज कर ही दिया गया। चलिए अब देखते हैं 85-86 में क्या चलाया गया, इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया। और ये कब चलाया गया, 85-86 में। क्यों चलाया गया भैया इंदिरा आवास योजना, क्योंकि लोगों के पास उस समय तक घर ही नहीं थे। जैसे आज उसी का एक बड़ा रूप देखने को मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। तो शुरुआत तो इसकी कब हो चुकी थी, 1985 से 86 में इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र। फिर ये इसको धीरे धीरे बढ़ा के शहरी क्षेत्र में भी लाया गया था। चलिए अब क्या होता है यहाँ पर, फिर एक आ जाती है योजना विहीन काल। योजना विहीन काल क्यों आ जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पर आती है एक आर्थिक मंदी। कब आती है आर्थिक मंदी, 91 में, है ना, 91 में आर्थिक मंदी आती है। और इसी दौरान अब आपने देखा होगा कि जो राजीव गांधी रहे थे वो 89 तक प्रधानमंत्री रहे थे, और 89 में इनकी चुनाव के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद फिर कौन प्रधानमंत्री बने थे, बीपी सिंह, ठीक है, बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी थी। और ये रहे थे 89 से 19 तक, है ना, एक ही साल रहे थे ये सिर्फ। फिर उसके बाद आए थे चंद्रशेखर, है ना, तो चंद्रशेखर कब से रहे थे, 90 से 91 तक, ठीक है। और फिर कौन आए, नरसिम्हा राव, है ना, नरसिम्हा राव आए। तो ये कब से कब तक रहे, ये रहे हैं 91 से और 96 तक, इनका कार्यकाल पूरा था। तो अब देखते हैं ये हम लोगों ने क्यों देखा। भैया देखिए राजीव गांधी कब तक रहे, 89 तक, ठीक है, 89 में उनकी मृत्यु जैसी हुई, तो उसके बाद बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई और 98 से 90 तक ये रहे। फिर चंद्रशेखर की आई और 90 से 91 तक रहे ये, और उसके बाद आई नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 91 से 92। इसी दौरान चलाई गई भैया योजना विहीन काल। क्यों चलाया गया, क्योंकि आर्थिक मंदी आ चुकी है। अब आर्थिक सुधार के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व इस आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है। और पूरा विश्व तो छोड़िए, भारत इतना ज्यादा आर्थिक मंदी के चपेट में आ चुका था उस दौरान, क्योंकि भारत के पास सिर्फ एक हफ्ते के लिए फ्यूल के लिए पैसा बचा हुआ था। फ्यूल के मतलब फ्यूल अगर मान लीजिए आप लोगों के पास नहीं होगा या देश के पास नहीं होगा, तो आर्थिक क्रियाएं तो एकदम से रुक जाएंगी ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रुकेगा तो पूरा काम रुक जाएगा, है ना। तो उस समय पे जो आरबीआई था वो मतलब जो गोल्ड लोन था वो तक आरबीआई ने वर्ल्ड बैंक से लेने की सोच ली थी, और वर्ल्ड बैंक से गोल्ड लोन ले लिया था उस दौरान। लेकिन फिर उस समय कौन थे, तो एक आया था आर्थिक सुधार के दौरान, क्या था, राव और सिंह सुधार। राव और सिंह सुधार कौन, एक तो नरसिम्हा राव और सिंह कौन, मनमोहन सिंह, जो कि उस दौरान वित्त मंत्री थे। तो इनके टाइम पे आया है एलपीजी। एलपीजी क्या था भाई, देखिए उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का दौर लाया गया, कि निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया गया इस समय। क्योंकि निजीकरण में देखिए जो लोगों के पास पैसा रखा था वो पैसा निकल के किसके पास आ पाए, आरबीआई के पास आ पाए, क्योंकि वो पैसा आना बहुत जरूरी था, लोगों ने स्टॉक कर रखा था। जैसे मान लीजिए जो देश के लिए पैसा गिना जाता है, मान लीजिए आज जो पैसा है वो आरबीआई का ही तो पैसा गिना जाएगा, क्योंकि जो आपकी जिम्मे है वो तो पता भी नहीं है कि कितना है ना, कितनी ब्लैक मनी है। तो इस दौरान उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, या फिर इसको कह दीजिए वैश्वीकरण, इसका दौर चुना। और वैश्वीकरण, इन सब तीनों चीजों को मिला के देश को आर्थिक मंदी से बचाया। तो उसका योगदान सबसे ज्यादा किसको जाता है, मनमोहन सिंह। आगे जाके वो पीएम भी बने, और मनमोहन सिंह उनको कहा जाता है, लेकिन वो मौन जरूर रहते थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। उनका जब आप गूगल करोगे, सर्च करोगे और देखोगे तो बहुत ही शानदार व्यक्ति रहे हैं वो, और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति रहे हैं। चलिए, लेकिन लोगों का क्या, लोगों को तो आराम से मनमोहन सिंह कहना है, करना कुछ है नहीं, है ना। चलिए आइए देखते हैं, फिर 8 5 ईयर प्लान आ गया यहाँ पर, नरसिम्हा जो 92 से कितना रहा, 97 तक। चलिए इसका लक्ष्य क्या रहा,
अब लक्ष्य यहाँ पर रहा है आपका मानव संसाधन विकास से संबंधित। ठीक है, मॉडल पूछेगा आपका कि एक 5 ईयर प्लान जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, उसका मॉडल क्या था, तो ये था जॉन डब्ल्यू मिलर। तो नाम याद रखना, ये जॉन डब्ल्यू मिलर। ठीक है, और आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही, तो आर्थिक वृद्धि थी 5.6 और आर्थिक वृद्धि जो प्राप्ति की गई है वो की गई है 6.8%। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहेगी। तो भैया ये इसको सफल माने कि नहीं माने, बताइए आप। 2% से ज्यादा के आसपास, मतलब 1% से भी प्लस आपकी ऊपर प्राप्ति हुई है, तो इसको तो पूर्णतः सफल मानेंगे। देखिए इतनी बड़ी आर्थिक मंदी के दौरान फिर हम लोगों ने इतना बड़ा लक्ष्य रखा है 5.6 का, और 92 से 97 के दौरान प्राप्ति कितनी कर ली, 6.8%। तो ये तो पूर्णतः ही मतलब सफल योजना मानी जाएगी। चलिए भैया अब देख लेते हैं कार्यक्रम, कि कार्यक्रम इस दौरान कौन से आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान दिया गया कि भैया 15 से जो 35 वर्ग वाले लोग हैं उनको निरक्षरता को समाप्त किया जाए, उनकी निरक्षरता 15 से 35 वाले, क्योंकि देखिए जो सीखने की क्षमता होती है वो इसी दौरान रहती है, इसके बाद इंसान नहीं। आप 35 के बाद किसी से कहिएगा कि आप साक्षर हो जाइए, है ना, या आप पढ़ने जाइए स्कूल में, तो कोई जाइएगा नहीं जाइएगा। अब क्या रहता है, तो 15 से 35 वर्ष वालों को इसका टारगेट रखा गया कि 15 से 35 वर्ग का जो आयु वर्ग है उसमें निरक्षरता को बिल्कुल समाप्त किया जाए, साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। कम से कम लोग पढ़े लिखे तो होने चाहिए इस दौरान के लोग। तो 15 से 35 वर्ष इसकी जो है एज वो रखी गई। ठीक है, फिर इसके बाद रखा गया पूर्ण रोजगार हेतु रोजगार, मतलब देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस जो रोजगार दिया जा रहा था उसको न दिया जाए, या मान लीजिए जो नरेगा जैसी योजनाएं चलाई जा रही थी वो भी तो एक पूर्ण रोजगार नहीं कह सकते ना उसको। तो पूर्ण रोजगार के लिए रोजगार की मांग की गई, वो भी कार्यक्रम चलाया गया इसी दौरान। ठीक है, फिर क्या हुआ 1993 में, क्या हुआ, पीएम रोजगार सृजन योजना, जो रोजगार मिल रहा है उसका सृजन के लिए योजना चलाई गई 1993 में। फिर आपने देखा कि 1995 में 1 जनवरी को भारत ने क्या किया था, डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना भारत। ठीक है, डब्ल्यूटीओ जो संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका सदस्य कब बना, 1 जनवरी 1995 को। ये डेट आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है ना, तो आप लोग इस पे स्टार बना लीजिए, ये आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि भैया क्या है, 1 जनवरी 1995 को भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब 1995 में और क्या हुआ, एमडीएम जो मध्याह्न भोजन योजना है, इसको लाया गया, मिड डे मील को, है ना, मिड डे मील इसी को तो कहते हैं, एमडीएम को मिड डे मील लाया गया और इसमें खाना दिया गया, है ना। मिड डे मील में किसको खाना दिया गया, जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको खाना दिया गया। ठीक है, फिर आया स्थानीय स्वशासन के दौरान क्या हुआ, इसी दौरान आपने देखा होगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अब पता तो हो गई भाई 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था और 74वें में क्या हुआ था। एक में आया पंचायत निकल के आई और एक में क्या निकल के आया था, नगर, है ना। तो दोनों को आप याद रखिए। फिर इसके बाद आया कि भैया ऊर्जा क्षेत्र जो रहा ना, ऊर्जा क्षेत्र पे इस समय सर्वाधिक खर्च किया गया। ठीक है, तो आपने 2 पंचवर्षीय योजनाएं अभी हाल देख ली, कौन कौन सी, 7th और 8th पंचवर्षीय योजना। 7th में क्या देखा हम लोगों ने, सबसे पहले 7th में देखा कि भैया 1985 से और 19 तक ये चली है। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा था, आधुनिकीकरण पे बल दिया गया और सामाजिक न्याय पे बल दिया गया। मॉडल क्या था, दीर्घकालीन विकास विधि। ठीक है, ये इसमें देख लिया था। इसके बाद आए थे हम लोग 8 योजना विहीन योजना रखी गई थी, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर आया था, तो 90 से 92 तक एक योजना विहीन काल रखा गया था। ठीक है, जैसे उससे पहले हम लोगों ने एक बीच में अनवरत योजना भी पढ़ी थी, वो भी आप लोग याद रखना, उसका टाइम पीरियड कितना था, और जिसको याद हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, फिर 8 5 ईयर प्लान में देखा लक्ष्य क्या रखा गया, मानव संसाधन विकास पे। ठीक है, मानव संसाधन विकास पे लक्ष्य रखा गया और मॉडल किस नाम से है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 9th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या रहा है, 97 से 2002 तक। इसमें क्या रखा गया लक्ष्य भैया, इसमें रखा गया सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक समृद्धि, है ना, सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक समृद्धि। और मॉडल क्या था, आगत निर्गत मॉडल। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इससे पहले भी हम लोग एक पंचवर्षीय योजना में आगत निर्गत मॉडल जो है पढ़ चुके हैं, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आगत निर्गत मॉडल 9th 5 ईयर प्लान से पहले आ चुका है। ठीक है, या इसका यूज हो चुका है। फिर आर्थिक वृद्धि दर जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो कितनी है, टारगेट रखा गया था 6.5% का, और अचीव कितनी कर ली थी, 5.4%। तो ये पूर्णतः सफल तो नहीं रही, लेकिन एक दौरान काफी हद तक इसमें अचीव किया गया, लेकिन टारगेट इतना बड़ा रख लिया गया है ना, क्योंकि इससे पहले जो 5 ईयर प्लान था बहुत अच्छा सक्सेस रहा था, तो लगा कि भाई ज्यादा कर लिया जाएगा, तो 6.5 टारगेट रख लिया, लेकिन प्राप्ति कितने की हुई,
5.4% की। ठीक है भैया, कार्यक्रम देख लेते हैं क्या क्या कार्यक्रम आए इस दौरान, क्योंकि ये टाइम पीरियड चल रहा है 1997 से 2002 तक का। इसी समय दो बड़े बड़े काम भी होंगे, वो उनकी चर्चा अभी हाल कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला कार्यक्रम रखा गया कि 5 करोड़ नए रोजगार का सृजन का लक्ष्य रखा गया। 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ये एक लक्ष्य रखा गया। इसी दौरान हमारा कारगिल युद्ध हो गया था पाकिस्तान से, है ना, तो इस दौरान क्षति हुई काफी। और उसके बाद फिर हमने इसी दौरान देख लीजिए 1998 में क्या किया, परमाणु परीक्षण। तो परमाणु परीक्षण के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। उस समय पर प्रधानमंत्री आपके कौन बन चुके हैं यहाँ पर, अटल बिहारी वाजपेयी। और इससे पहले हम लोगों ने जो किया है परमाणु परीक्षण, वो कब किया था, इंदिरा गांधी के दौरान, कब, 74 में, है ना। और उसका नाम क्या रखा था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन सीआईए की उस पर क्या थी, नजर थी, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा क्या था, बुद्ध मुस्कुराए, सीआईए की नजर थी। सीआईए मतलब सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, वो कहाँ पर है, अमेरिका में, है ना, उसकी नजर थी। और अमेरिका ने हमसे पूछा, सीआईए को शक हो गया था, तो पूछा था कि स्माइलिंग बुद्धा ये क्या क्या चल रहा है आपका पोखरण में। तो इंदिरा गांधी का दौर था, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये तो स्माइलिंग बुद्धा, हम लोग एक काम कर रहे हैं अपना, है ना। लेकिन उस समय हमारा सक्सेस नहीं हो चुका था, काम तो स्टार्ट हो गया था लेकिन सक्सेस नहीं हो चुका था। लेकिन सक्सेस कब होगा, अब होगा 98 में। तो इस दौरान कौन किसकी सहायता से सक्सेस होगा ये, इसी दौरान कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, दोनों शादीशुदा नहीं है, अगर शादीशुदा होते तो शायद सक्सेस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि भाई बातें इधर उधर लीक हो जाती, वो अपनी पत्नी को बताते, पत्नी कहीं और बताती, कहीं और से फैलते फैलते पाकिस्तान को पता चल जाती और पाकिस्तान बता देता अमेरिका को, है ना। लेकिन चलिए क्या होता है, 98 में परमाणु परीक्षण होता है, तो सीआईओ को यहाँ पर भी शक हो जाता है। जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो यहाँ पर फोन लगाती है कि क्या चल रहा है आपके यहाँ, तो बोलते हैं कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन पोखरण में जो भूमिगत, भूमि को खोद के और नीचे आपने परमाणु परीक्षण का काम स्टार्ट किया था। क्यों किया था, कि देखिए क्या होता है, कलाम साहब जो थे वो उनको एक बार बुलाया गया था एक सेमिनार में अमेरिका में। ठीक है, और अमेरिका में जब वो सेमिनार में गए थे तो कुछ चीजें वहां पर समझ के आए थे कि उनका सैटेलाइट कैसे काम करता है। तो सैटेलाइट उनका जो काम करता था, इतना हाई रेजोल्यूशन उसमें कैमरा लगाया गया था कि जो हाथ की घड़ी होती है ना, घड़ी में ये पता चल जाता उनको कि भैया कितना टाइम है। इतने बेहतरीन उसमें सैटेलाइट अच्छे से काम कर रहा था अमेरिका का। लेकिन अमेरिका ने क्या किया था, इसी टाइम पे 3 सैटेलाइट भारत के जो पोखरण वाला इलाका था वहां पे लगा दिए थे। लेकिन वो इस तरीके से घूमते थे ना, तीनों की ऐसे ऐसे घूमते रहते थे, है ना, और एक एक घंटे का गैप होता रहता था। तो ये चीज समझ के आए थे कौन, कलाम साहब। कब, जब पाकिस्तान वहां पर अमेरिका में एक सेमिनार में गए हुए थे। तो भाई यहाँ पर ऑर्डर आता है उनको कि किया जाए परीक्षण, और अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इस समय पे कारगिल युद्ध भी हो चुका था। और उससे पहले पंचवर्षीय योजना जो थी, 5th 5 ईयर प्लान, उसमें भी हम लोग 3rd 5 ईयर प्लान, उसमें भी हम लोगों की युद्ध हो गए थे। तो ये तो क्लियर पता चल गया था कि भाई परमाणु परीक्षण, परमाणु होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये युद्ध रोके नहीं जा सकते। देखिए, उसके बाद से 98 से परमाणु हम लोगों ने परीक्षण कंप्लीट करके रखा है। तब से आज तक एक भी युद्ध नहीं हुआ, है ना। ये छोटा मोटा मतलब वो एक वॉर वॉर नहीं हुआ, लेकिन वैसा तो हुआ है, मान लीजिए मतलब ये घटनाएं होती रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन युद्ध बड़े स्तर पे युद्ध नहीं हुआ। चलिए तो देखते हैं फिर क्या हुआ, कि फिर कलाम साहब को आदेश आया कि आप लोग कर सकते हैं। तो इन्होंने जो पोखरण है ना, वहां पे भूमिगत काम स्टार्ट करना किया। और यहाँ पे सीआईए के दौरान पूछा गया कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। तो बताया गया कि भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं चल रहा है, एक छोटा सा जो युद्ध अभ्यास चल रहा है सेना का। और जो कलाम साहब थे उन्होंने भी कपड़े पहन रखे थे फौज के, है ना। और आवागमन बहुत ज्यादा तेज हो रहा था, बार बार ट्रक आ रहे थे, बार बार ट्रक जा रहे थे। तो ये तो पहले ही बोल दिया गया था कि भाई यहाँ पे जो है ना, क्या किया जा रहा है, यहाँ पर तो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जो सेना का युद्ध अभ्यास होता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उनको पता तो था कि सैटेलाइट लगातार घूमता रहता है, और सैटेलाइट के लिए जैसे ही 1 घंटे का टाइम मिलता था, काम स्टार्ट हो जाता था। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर कि मई 1998 को परीक्षण स्टार्ट कर लिया, 9 तारीख को। ठीक है, 9 तारीख को परीक्षण किया। तो भूमिगत था तो बहुत ज्यादा धूल उड़ी, और धूल उड़ी तो फिर मौसम विभाग को जानकारी दी गई कि अपडेट कर दीजिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बड़ी मतलब बड़े स्तर पर हवाएं चल रही हैं, तो रेत उड़ रही है ये, है ना। तो भाई जैसे ही परीक्षण हुआ तो धूल उड़ी, तो सैटेलाइट में देखा गया अमेरिका के में कि यार यहाँ पर धूल क्यों उड़ रही है। लेकिन फिर मौसम विभाग की साइट पर जाकर देखा तो पता चला कि अरे यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज गति से वायु चल रही है ना, और तूफान आया हुआ है। तो वो शांत हो गया फिर। लेकिन 9 को ये हमारा सक्सेस हो गया, 9 मई को। ठीक है, फिर 11 मई को दोबारा किया गया, और 11 मई का जैसे ही दोबारा सक्सेस हुआ, और एक कॉन्फ्रेंस की गई, और यहाँ पर अमेरिका ने पूछा गया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भाई, इतना तूफान कहाँ से आ रहा है।
कुछ नहीं, मौसम विभाग अपनी जानकारी देता रहा और यहाँ पर सीधा अटल बिहारी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और कॉन्फ्रेंस में क्या दिया गया कि अब हमने एक ऐसा हथियार बना लिया है कि अब हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। तब न्यूज में देखा, तब होश उड़ गए अमेरिका के, क्योंकि भाई अरे परमाणु परीक्षण छोटी मोटी चीज थोड़ी थी, बहुत बड़ी चीज थी, है ना। तो ये परमाणु परीक्षण हो चुका था आपका मई 1998 में। और उसके बाद आज की स्थिति यदि देखी जाए तो 110 के आसपास हमारे पास परमाणु हैं। अगर हम चाहें तो अमेरिका नहीं, पाकिस्तान और चाइना से एक साथ निपट सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा युद्ध नहीं होना चाहिए कभी। सख्ती रखिए अपने साथ, लेकिन सख्ती पर कभी ज्यादा वो नहीं कीजिए, गुरूर नहीं कीजिए, क्योंकि जब युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा हार दिखानी होती है। हमने जब युद्ध लड़ा था तो देश काफी पीछे भी चला गया था। तो ये जो परमाणु परीक्षण किया गया था, इसको नाम दिया था शक्ति 98। जैसे उसको दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा 74 वाले को, और इसको दिया गया शक्ति 98। क्यों 98 क्यों दिया गया? क्योंकि ये 1998 में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो उसी समय परीक्षण किया गया था, तो शक्ति 98 इसका नाम दिया गया और पोखरण में जैसलमेर में किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये परमाणु परीक्षण वाली घटना क्या थी मई 1998 में। और याद रखना है कौन सा 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान के टाइम पे, ठीक है, 97 से 2002 जो था, ठीक है। अब देखते हैं, फिर दिया गया 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा दी जाए, तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया 2000 में, ठीक, इसी टाइम पे। फिर आया जनसंख्या नियंत्रण। भैया जनसंख्या नियंत्रण पे नारे चलाए गए, हम दो हमारे दो, बच्चा एक ही अच्छा। तो लोगों ने क्या सुना, हम दो हमारे दो, तो लोगों ने उसको उल्टा सुन लिया, हम दो हमसे कुछ मत कहो, है ना। तभी तो आज हमारी ये हालत है कि भाई हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं जनसंख्या के मामले में, है ना। और फिर बच्चा एक ही अच्छा, तो लोगों ने कहा बच्चा तो भगवान की देन है, ठीक है। तो ऐसे हमारी जनसंख्या बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, ठीक है। अब कमी में आप लोगों का योगदान चाहते हैं भाई, पहले जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। चलिए अब देखते हैं, 15 से 35 आयु वर्ग के 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाया गया इस समय, ठीक है, क्योंकि 15 से 35 ही सीखने की आयु होती है, उसके बाद तो लोग सीखना भी। आज मान लीजिए हम लोग अपने पापा लोग या दादा लोगों से कहेंगे कि चलिए आइए स्कूल चलते हैं और आपको जो है ना लिखना पढ़ना सिखाते हैं, तो क्या वो सीखेंगे? नहीं सीखेंगे ना। तो 15 से 35 आयु वर्ग के 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना इसी टाइम पे रखा गया। फिर आया आपका नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, कब 99 से 2000 तक के बीच में। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पे, देखिए अब सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, तो राजमार्ग पे भी तो काम किया जाएगा ना। राजमार्ग पे काम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट का काम, आवागमन बहुत जल्दी से हो सके। कहते हैं ना कि जहां पर यदि आपने 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो वहां पर विकास को कोई रोक भी नहीं सकता। तो वो किस माध्यम से कर सकते हैं? सबसे ज्यादा जो व्यापार जो होता है वो राजमार्ग से ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। NHDP प्रोग्राम जो चलाया गया वो भी 9th 5 ईयर प्लान के तहत चला गया। फिर 2000 में एक और आया PM ग्राम सड़क योजना। ये किस क्षेत्र के लिए थी? जहां की आबादी 500 हो, है ना, 500 लोगों की जहां पे आबादी हो वहां के लिए सड़क की व्यवस्था जरूर की जाए। ये PM ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यक्रम चलाया गया। फिर इसके बाद क्या आ गया? 10th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने देख लिया। 9th 5 ईयर प्लान में क्या दिखा? सबसे पहले तो देखा लक्ष्य सामाजिक न्याय और समता में आर्थिक समृद्धि थी, ठीक है। अब यहाँ पर आर्थिक समृद्धि रखी गई और वहां पर रखेंगे 10 वाली में क्या? आर्थिक विकास लक्ष्य में, ठीक है। यहाँ पे 9th में रखा गया आर्थिक समृद्धि और 10 में रखेंगे आर्थिक विकास। और मॉडल क्या रहा? आगत निर्गत मॉडल। और एक आप लोगों से पूछा ही है मैंने क्वेश्चन, जो कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आगत निर्गत मॉडल इससे पहले कौन से 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे कार्यक्रम क्या क्या हुए इस समय पे। 5 करोड़ लोगों को रोजगार का सृजन, और इसी समय पे फिर कारगिल वॉर हुआ और परमाणु परीक्षण भी हमने इसी टाइम पे किया। और सर्व शिक्षा अभियान जैसा अच्छा एक बहुत ही शानदार जो है अभियान चलाया गया ये। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी काम किया गया, क्योंकि संसाधनों की कमी लगातार होती है यदि जनसंख्या जो है कंट्रोल में ना आए तो, ठीक है। और 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने की बात कही गई। और NHDP जैसा प्रोग्राम चलाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, और PM ग्राम सड़क योजना, ये हमने देखी है 9th 5 ईयर प्लान में। अब देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान में क्या होता है 2002 से 2007 तक, ठीक है। तो अब 2002 से 7 तक देखिए, इसी बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जो है दोबारा बनेगी। अभी तो किसकी चल रही है? गुजराल साहब की, ठीक है। और फिर चलेगी यहाँ पर आपकी 2004 से लेकर, और नहीं 98 से लेकर, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, 98 से लेकर और 2004 तक किसकी गवर्नमेंट चलेगी? तो जो 10th 5 ईयर प्लान है वो चलेगा अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान ही, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की। और फिर 2004 से और 14 तक किसकी चली है गवर्नमेंट? तो ये चली है मनमोहन सिंह की, है ना। और फिर इसके बाद चली है मोदी जी की अभी तक 2014 से और अभी तक, यानी कि 24 तक, ठीक है। तो किसकी? मोदी जी की।
अब इतना चीज आप लोगों को सीरीज तो याद हो ही गई होगी पीएम साहब की सबकी। अब देखते हैं लक्ष्य। ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान का लक्ष्य क्या था? सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, उसमें क्या था? सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक समृद्धि 9th 5 ईयर प्लान में, लेकिन 10th में है आर्थिक विकास। इतना ध्यान रखना है, दोनों सेम ही है। मॉडल क्या रखा गया? व्यापक आगत निर्गत मॉडल। वहां पर क्या था? आगत निर्गत मॉडल, लेकिन अब इधर पर बड़े स्तर पर तो व्यापक आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितना टारगेट किया गया? 8%, और अचीव कितना कर लिया गया? 7.7%। देखिए कितना ज्यादा टारगेट रखा गया था और अचीव भी किसी हद तक बहुत शानदार कर लिया गया, तो इसको सक्सेस माना गया है ना, सफल माना गया इस योजना को। अब कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो और जो कनेक्टिविटी है यहीं से बनती है कि कार्यक्रम उस समय क्या क्या चलाए गए। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप लगातार पढ़ते रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए 6 दिन पढ़े, 7 दिन पढ़े, या कोई 10-10 दिन का बनाता होगा, महीने में 10 दिन पढ़े और 10 दिन के बाद फिर एक बार रिवीजन करते हैं, है ना, जिससे चीजें हमें याद हो सके। तो ऐसे ही इन लोगों ने भी कार्यक्रम में चलाया। सबसे पहले 10 जो 10th 5 ईयर प्लान है इसमें कि 10 दिन पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन। तो गत उपलब्धि को जो सतत बनाए रखना, मतलब जो उपलब्धियां अभी तक हमने हासिल की हैं भाई उनका रिवीजन तो करना है ना, तो इनको सतत बनाए रखने के लिए 10th 5 ईयर प्लान में ये एक गत उपलब्धि चलाई गई। ठीक है, ये चीज याद हो जाएगी आपको। फिर जो निर्धनता है उसमें 5% की कमी की जाए। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, जो गरीबी है उसको 4% घटाया जाए, लेकिन इससे अब आ गई है कि निर्धनता को 5% की कमी की जाए। तो 10 का हाफ कर देना, 10 का हाफ तो कितना हो जाएगा आपका? 5। तो ये 5% गरीबी की निर्धनता की बात की गई, वो की गई 10th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, फिर क्या हुआ? 2007 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता। देखिए अभी 2007 तक भी प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध नहीं थी, लेकिन यहाँ पर फिर एक कार्यक्रम लाया गया कि सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्धता कराई जाए 2007 तक। ठीक है, फिर वन क्षेत्रफल का लक्ष्य जो 33% हम लोग आज भी मानते हैं ना, ये कब दिया गया था? ये 10th 5 ईयर प्लान में ही दिया गया था कि जो वन क्षेत्रफल है उसको कितना रखना है? 33% रखना है। ये लक्ष्य कहाँ से लिया गया था? 10th 5 ईयर प्लान से। आज भी हम लोग पढ़ते हैं, जब एनवायरमेंट पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर बात करते हैं कि जो हमारा भारत का वन क्षेत्रफल है उसको 33% हमें रखना अनिवार्य है, लेकिन ये लिया गया था 10th 5 ईयर प्लान से। तो अब आपको ये भी याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं भैया 5 करोड़ नए सृजन रोजगार। ठीक है, ये कब आ गए? ये आ गए अपने तो 10th 5 ईयर प्लान में। ठीक, फिर उसके बाद आया 2006 में। 2006 में क्या आया? नरेगा। नरेगा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम था वो आया था। नरेगा इसका एक्ट पूछ लिया जाए तो 2005 के एक्ट के तहत आया था ये। फिर इसको सबसे पहले लागू कहाँ पे किया गया था? वो किया गया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर, अनंतपुर में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। एक तो कि नरेगा कब आया? तो 2006 में आया, और कौन से एक्ट के तहत? 2005 के एक्ट के तहत। और सबसे पहले लागू कहाँ पे किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। ठीक, और 2008 में इसको संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। तो अगर भैया संपूर्ण देश का पूछे या फिर क्वेश्चन ऐसे आए कि नरेगा को भारत में कब लागू किया गया, तो भारत में कब लागू किया गया, अगर भारत की बात आ जाए तो कर देना आप लोग 2008, और पूछा जाए कि सबसे पहले कहां लागू किया गया तो फिर करना 2006 में आंध्र प्रदेश अनंतपुर में। ठीक है, और 2009 में 2 अक्टूबर को, देखिए 2 अक्टूबर को तो हमेशा से कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं, तो 2 अक्टूबर की तो 5 ईयर प्लान में आप लोग लिस्ट बना ही लीजिए कि 2 अक्टूबर को क्या क्या काम हुए, है ना। अब हम लोगों ने जितना एफर्ट लगाया वो हमने लगाया, फिर अब थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी अपनी तरफ से लगाते रहिएगा तो चीजें ज्यादा सही होने के चांसेस बन जाएंगे। तो 2009 में क्या आ गया था? मनरेगा, जो कि अभी तक भी चल रहा है, एमजी नरेगा। ठीक है, फिर आता है भैया हमारा क्या? 11th 5 ईयर प्लान। हम लोगों ने 10वां 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर लिया, तो 10वें 5 ईयर प्लान में तो अच्छी अच्छी चीजें देख ली। क्या करनी है कि सतत बनाए रखना है जो भी अभी तक उपलब्धि की गई थी, निर्धनता को 5% की कमी करनी है, और प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सभी को 2007 तक करने का लक्ष्य रखा गया था। और वन जो 33% रखे जाते हैं वो भी इसी समय से, और 5 करोड़ नए रोजगारों का सृजन, और 2006 में नरेगा वाला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान 2007 से, जो कि 2012 तक रहा था। ठीक है, और इसके बाद लास्ट और बचा हुआ है 12th 5 ईयर प्लान, वो रहेगा कितना? 2012 से 17 तक। अब देखिए इन दोनों में क्या एक सिमिलरिटी है, इन दोनों में मॉडल नहीं रखा गया। तो आपसे अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि 11th 5 ईयर प्लान या फिर 12th 5 ईयर प्लान में कौन सा मॉडल था, तो कोई सा भी मॉडल में नहीं था। देखिए अब 9th 10th और 11th और 12th चारों में आप लोगों को याद हो ही गया होगा। देखिए 9th में क्या था? आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, और 10th में क्या था? व्यापक आगत निर्गत मॉडल, और 11th में मॉडल है ही नहीं, 12 में भी मॉडल नहीं है। तो इन दोनों को ये चीज याद रखनी है हमें 11th और 12th में, कि ना तो कोई 11th 5 ईयर प्लान में कोई भी मॉडल था,
और ना 12th 5 ईयर प्लान में कोई भी मॉडल रखा गया था। चलिए लक्ष्य की बात कर लेते हैं भैया। लक्ष्य क्या रखा गया था? तीव्र और समावेशी विकास। अब विकास जो है ना वो तेजी से किया जाए, क्योंकि अब स्थिति भारत की संभलने लगी है। लेकिन अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, आर्थिक वृद्धि दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितनी रखी गई थी? टारगेट रखा गया सबसे पहले 9% का। लेकिन फिर क्या हुआ, 2008 में वैश्विक मंदी आ गई थी, है ना। 2008 में वैश्विक मंदी आई तो इसको फिर कम किया गया। इस वैश्विक मंदी के बाद कितना रखा गया? 8.1% कर दिया गया। तो आपको अब याद क्या रखना है? 8.1% याद रखना है, ठीक। और उसके बाद जो अचीव कर लिया गया या प्राप्ति कर ली गई तो वो किया गया 8.1%। तो देखिए ये अगर आपसे अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसी कौन सी 5 ईयर योजना है जिसमें सबसे ज्यादा आर्थिक समृद्धि वृद्धि दर की प्राप्ति की गई थी, तो वो की गई थी कौन से में? 11th में, ठीक है। कितनी? 8.1%। इससे ज्यादा कहीं नहीं की गई। इससे पहले की गई थी 7.7 10th में, लेकिन सबसे ज्यादा रही है 8.1%। तो ये पॉइंट आपको याद जरूर रखना है कि 11th 5 ईयर प्लान में जो प्राप्ति की गई, जो अचीव कर लिया गया था, वो 8.1 रखा गया था और सबसे ज्यादा यही था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। कार्यक्रम यहाँ पर क्या लिए गए वो देख लेते हैं। जो गरीबी दर है ना 15% स्तर तक लाना हो गया। पहले देखिए कितना था, इससे पहले 5% का, है ना। लेकिन अब कितनी हो गई है? 15%। और शैक्षिक बेरोजगारी जो है, शैक्षिक बेरोजगारी 5% की कमी करनी है इसमें। शैक्षिक बेरोजगारी जो आ रही है 5% की कमी करनी है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा शिक्षित कर देंगे लोगों को तो वो अपने आप इसको कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात पे बात करते हैं। ये पहली योजना है जिसमें लिंगानुपात पे बात की गई थी। 11th 5 ईयर प्लान में कितना? 935 के स्तर पर लाना था इसको। कितना? 935, मतलब 1000 में कम से कम 935 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर जनसंख्या वृद्धि दर की भी यहाँ पर बात की गई। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होनी चाहिए? 16.1% की स्तर पर आनी चाहिए। ये भी लक्ष्य रखा गया था इसमें, ठीक। फिर 2009 में यहाँ पर एक चला गया था साक्षर भारत कार्यक्रम। तो साक्षर भारत कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार पीवाईक्यू में, मैं देख भी रहा था कि साक्षर भारत कार्यक्रम जो है कब चलाया गया। तो आप लोग योजनाओं में उसको खोजते रहते हैं, अगर इस सिक्वेंस से पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज याद ही हो गई होगी, है ना। 2009 और कौन सा 5 ईयर प्लान? 11th 5 ईयर प्लान। फिर 2011-12 में क्या हुआ? स्वाभिमान योजना को लाया गया। स्वाभिमान योजना जो थी उसके तहत क्या किया गया था कि जो 2000 तक की आबादी वाले क्षेत्र थे ना, उसमें कम से कम एक बैंक होना जरूरी था। तो उसको कहा गया था स्वाभिमान योजना। और ये कब लाई गई? 2011 से 12 में। कौन सी 5 ईयर प्लान में? 11th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। ये चीज आपको याद हो गई होगी। तो 5 ईयर प्लान 11th भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखते हैं 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान और हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से 17 तक, ठीक है। 2012 से 17 में इसमें क्या था? मॉडल तो था नहीं, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। मॉडल दो में नहीं थे। कौन कौन से में नहीं थे? दोनों में। एक में नहीं थे 11th में और एक में नहीं थे 12th में, ठीक है। तो लक्ष्य यहाँ पर देखते हैं क्या रखा गया। तीव्र, सतत एवं ज्यादा समावेशी विकास, ठीक है। देखिए दोनों में सिमिलरिटी है, 11th के में और 12th के में। देखिए यहाँ पर रखा गया तीव्र समावेशी विकास 11th में, और यहाँ पर रखा गया लक्ष्य आपका तीव्र, सतत एवं ज्यादा समावेशी विकास। तो सिमिलर ही है, ठीक है। अब आर्थिक वृद्धि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसकी बात कर लेते हैं भैया। टारगेट कितना सेट किया गया? सर्वप्रथम किया गया 9%। फिर लगा कि 9% तो यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, इसको थोड़ा बहुत तो घटाया जाए। तो लगा कि भैया घटा दीजिए इसको। तो एक बार घटाया गया और रखा गया 8.2%। फिर भी बात नहीं बनी तो दोबारा घटा गया, कितना किया गया? 8%। तो आपसे बात की जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें टारगेट को एक बार घटाया गया? तो वो थी 11th। क्यों घटाया गया था उसमें? क्योंकि 2008 की आर्थिक मंदी आ गई थी, जो कि वैश्विक आर्थिक मंदी थी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि दो बार लक्ष्य को कौन सी 5 ईयर प्लान में घटाया गया? तो वो घटाया गया 12th 5 ईयर प्लान में। पहले किया गया था 9%, उसके बाद घटा के कर दिया गया 8.2%, फिर किया गया 8%, ठीक। अब भैया इसमें प्राप्ति की बात करें तो प्राप्ति इसमें दर्ज नहीं की गई, प्राप्ति की जगह खाली छोड़ दी गई थी, ठीक है। तो प्राप्ति आपसे 12वीं पंचवर्षीय योजना की नहीं पूछेगा। लेकिन क्षेत्रवार विकास दर आई थी इसमें पहली बार। क्षेत्रवार विकास दर कैसी? कृषि में कितनी थी? 4%। कृषि से ज्यादा उद्योग में रखी गई, कितनी? 7.6%। और फिर सेवा में रखी गई 9%। तो ये तीनों तो कंप्लीट याद होनी ही चाहिए। कृषि में कितनी? 4%, उद्योग में 7.6% और सेवा में 9%, ठीक है। इतना हो गया। चलिए भैया अब देखते हैं खनन का भी 5.7% रखा गया था और विनिर्माण में रखा गया था 7.1%। अब बात आती है कि भैया ये तो बहुत ज्यादा फैक्ट हो गए, याद कैसे करने हैं? तो भाई कृषि, उद्योग और सेवा में तो याद रखनी है। सबसे कम पहले रखा गया कृषि का 4%, फिर रखा गया उद्योग का 7.6% और सेवा का रखा गया था 9%। अब ये डेटा तो बदलते नहीं है यार, तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए कम से कम, है ना। चलिए बात करते हैं कार्यक्रम की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए।
और इससे पता चलता है कि इस टाइम पे क्या कार्यक्रम लाए गए, क्या कार्य हुए, है ना। तो जो 12th 5 ईयर प्लान है उसमें गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार दिए गए। मतलब कृषि क्षेत्र को नहीं जोड़ा गया, जैसे पहले तो जोड़ लिया जाता था कि कृषि क्षेत्र को, और यदि कृषि क्षेत्र को जोड़ लिया जाता था तो फिर तो 5 करोड़ रोजगार बहुत ज्यादा थे नहीं। तो इसमें पहली बार क्लियर लिखा गया कि गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ली गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन का विस्तार किया जाएगा। देखिए अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते थे, सिंगल लाइन होते थे, तो जो आवागमन होता है ना वो उतना स्लो नहीं हो पाता। मान लीजिए एक कोई हैवी वाहन आ गया सामने से, है ना, मान लीजिए ये सिंगल है ना, यहाँ से भी एक कार आ गई है, या मान लीजिए ट्रक आ गया और यहाँ से भी आ गया ट्रक, तो इस समय इतना तेजी से नहीं चल पाता था, एक को कहीं नीचे उतरना पड़ता था, है ना। तो नीचे उतरने से तो फिर देखिए हैवी लोड रहता है तो फंस भी जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि भैया अब राष्ट्रीय राजमार्ग जहां भी होगा, नेशनल हाईवे, उसको 2 लेन करना कंपलसरी है। तो 2 लेन कैसा, मतलब देखिए आपने देखा होगा कि एक राजमार्ग ऐसा होता है, बीच में एक ऐसी पट्टी सी रहती है ना, तो जाने वाले इस साइड से जाएंगे और आने वाले इस साइड से आएंगे। तो क्या होगा, इससे ट्रांसपोर्ट का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी आवागमन हो जाएगा, है ना। कहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई चीज या वस्तु लानी या ले जानी है तो वो बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर आई सरकारी सहायता, सब्सिडी की बात की गई। सरकारी सहायता कैसे दी गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से की गई, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दिया गया। इससे क्या हुआ, लोगों को डायरेक्ट फायदा हुआ, है ना। और वनाच्छादित क्षेत्र में भी यहाँ पर वृद्धि की गई, इसका टारगेट रखा गया कौन से में, 12th 5 ईयर प्लान में। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा दी गई। देखिए इससे पहले ब्रॉडबैंड सुविधा नहीं थी, तो 11th 5 ईयर प्लान तक थी। देखिए आपने देखा होगा, जो कि आप लोगों में से कई लोगों ने शायद देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा, आप तो अब नए जमाने के लोग हैं। जो पुराने लोग हैं ना उनने देखा होगा, जो टीवी होती थी, टीवी चलती रहती थी और फिर बीच में बच्चों को भेजा जाता था छत पे। क्यों भेजा जाता था भाई, एक एंटीना लगा होता था इस टाइप का, है ना, एक ऐसा एक कुछ डंडा सा लगा रहता था और उसको हमें घुमाने के लिए भेजा जाता था, है ना। तो ये मान लीजिए टीवी चल रही है यहाँ पे, है ना, ये रखी हुई है टीवी, और इसको घुमाने के लिए भेजा जाता था बार बार। तो ये क्यों भेजा जाता था, क्योंकि जो है ना नेटवर्क ठीक से नहीं आते थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये बड़ी दिक्कत होती थी, तो बार बार उसको घुमाने के लिए भेजा जाता था, इससे बचने के लिए कि वहां भी संचार व्यवस्था जो है अच्छे से व्यवस्थित हो सके। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या लाया गया, ब्रॉडबैंड सुविधा लाई गई यहाँ पर। ठीक है, अब फिर क्या हुआ आगे, स्कूल में ठहराव अवधि को 7 वर्ष तक कर दिया गया। देखिए क्या होता था, सबसे पहले क्लास 1 में 1 से और 5 तक बहुत ज्यादा लोगों की संख्या रहती थी, फिर उसके बाद लोग स्कूल को छोड़ देते थे, तो स्कूल के ठहराव को अब 7 वर्ष तक के लिए टारगेट दिया गया कि 7 वर्ष तक कम से कम लोग पढ़ें, तो 1 से 7 तक, है ना। तो इसी के प्राथमिक शिक्षा जो ये थे इस टाइप के जो है जो कार्यक्रम चल रहे थे उन पे ज्यादा कार्य किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, नामांकन में लिंग आधारित भेदभाव समाप्त कर दिया गया। जो स्कूल में नामांकन होता था, चाहे महिला हो सॉरी या फिर गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो उनकी संख्या में ऐसा कुछ भी भेदभाव को समाप्त किया गया और उनमें बराबर की संख्या करने की कोशिश की गई। लड़कियों को भी प्राथमिक शिक्षा से ही शिक्षा देना स्टार्ट किया गया। और प्रजनन दर क्या की गई, 2.1 कर दी गई यहाँ पर प्रजनन दर। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखेंगे नहीं तो मैं ऐसे कर देता हूँ, पेन नहीं चलेगा, देख लीजिए आप। शिशु मृत्यु दर जो है यहाँ पर कितनी कर दी गई, 25 प्रति 1000 जीवित वर्ष। जो 1000 जीवित बच्चे रहेंगे उसमें 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मात्र मृत्यु दर कितनी कर दी गई, तो वो कर दी जीवित जन्म पे, मतलब जो बच्चों का जन्म होगा उस पे 1000 पे 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 2 टारगेट भी हमें दिए गए। ठीक है, तो ये कौन से में दिए गए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो बारी बारी से हम लोगों ने एक कल की गई थी 6 पंचवर्षीय योजना, और आज 7वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक कंप्लीट कर लिया है। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया या ये पॉइंट कहाँ से लिया, कैसे लिया, तो ये सब मैं आपको बता दूंगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि नेक्स्ट क्लास आप लोगों को कौन सी कवर करानी है, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उस पर भी काम कर लिया जाएगा। इस क्लास को आज यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।